हेलो दोस्तों, चलिए आते हैं अपन लोग। आज बात करते हैं आइसोमेरिज्म की, ठीक है ना। कुछ लोग इसमें भी बड़े हिले हुए रहते हैं, दिमाग थोड़ा ख़राब रहता है। तो अपन देखते हैं किस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसके लिए क्या कंसेप्ट चाहिए, क्या मैप चाहिए, क्या नक्शा चाहिए, उस पर बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय वेस्ट किए अपन बात करते हैं। जिसको सीखना है वो नॉर्मल स्पीड में देखें और जो रिवाइज कर रहे हैं वो स्पीड बढ़ा लें। ठीक है, चलिए देखिए आइसोमेरिज्म की क्या कहानी है। तो बोलते हैं यार आइसोमेरिज्म के बेसिक्स हमें ये बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉलिक्यूलर फार्मूले का सेम होना इसकी बहुत बड़ी शर्त है, नहीं तो आप आइसोमर्स आइसोमर्स पढ़ ही नहीं सकते। आइसोमेरिज्म तो एक फिनोमिना का नाम है जिसमें आइसोमर्स बनते हैं। तो आइसोमर्स के लिए शर्त ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है उनका सेम होना चाहिए। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम का मतलब होता है सिंपल भाषा में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम दो स्पीशीज में अगर सेम है तो हम कह देंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। इसके बेसिक्स में है, बाकी इनकी खैर बाकी चीज़ें डिफरेंट रहती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लो, जैसे आपने कभी डाइपोल मोमेंट पढ़ा होगा, तो सिस का डाइपोल मोमेंट, ट्रांस का डाइपोल मोमेंट अलग अलग रहता है, मतलब प्रॉपर्टीज़ अलग अलग रहती है, बीपी अलग रहता है, स्टेबिलिटी अलग रहती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट रहती है नॉर्मली, है ना। ठीक है, ऐसा है। इवन तुमने कहा बात तो सही है, इवन अभी चेन पोजीशन आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे एक 5 की चेन है, फिर देखा एक 4 की चेन हो गई, ब्रांचिंग आ गई, है ना। इस तरह की बातें करेंगे तो प्रॉपर्टीज़ तो बदलती है ना यार, बीपी यूपी बदल जाते हैं इनके। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिफरेंट रहती है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो रहेगा सेम। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम एक जैसे होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इस पर कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। इवन आगे जब स्टीरियो पढ़ेंगे तो रोटेशन की बात करेंगे, तो रोटेशन में भी आपको बदलाव दिखेंगे। मतलब ये जो बदलाव, चेंज, या जिसे आप डिफरेंट बोल रहे हो या चेंज बोल रहे हो एक ही बात है। तो ये डिफरेंट वाले बहुत दिख रहे हैं हमको। अरे बोला रोटेशन में चेंजेस दिख रहे हैं, है ना, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस दिख रहे हैं, लेकिन क्या चीज़ सेम है भाई? नंबर ऑफ एटम सेम है। ठीक है, बाकी चीज़ें जो है वो नॉर्मली डिफरेंट रहती है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको अपन। ठीक है, चलिए भाई देखो देखो ऐसा है, बोलते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हमने कहा यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या फ़र्क है, अभी मैं फ़र्क बताता हूँ, आप देखो बस आराम से। एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। तो हमने कहा यार सर स्ट्रक्चरल और स्टीरियो को बताने के लिए ही जो मैंने आपको ये दिखाया ना, ये ABCDE, ये इसी को डिस्टिंग्विशिंग के लिए, मतलब ये सबसे सिंपल स्टाइल होगा आपको समझाने का कि देखो यार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, आपकी चेन ऐसी टूटती है कि मतलब लिंक्स खत्म हो जाते हैं। कैसे? जैसे AB से जुड़ा है, BC से जुड़ा है, CD से जुड़ा है और DE से जुड़ा है। सही है, अभी क्या हुआ, AB से जुड़ा है, BD से जुड़ गया, जबकि यहाँ BC से जुड़ा था। ठीक है, DE से जुड़ा, DC से जुड़ा, मतलब लिंक्स चेंज हो गए, वैसे ही वैसे लिंक नहीं है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल। अभी भी नहीं समझ में आएगा, उसको देखो तो समझ में आएगा। स्टीरियो को, स्टीरियो का मतलब होता है रोटेशन इन 3D स्पेस। क्या है, नीचे लिखा भी मैंने, रोटेशन इन 3D स्पेस। चलिए बार बार नहीं लिखते हैं अपन, ये है नीचे लिखा हुआ रोटेशन इन 3D स्पेस। ठीक है ना, तो हमने कहा हाँ क्या मतलब हुआ, बोलते हैं इसमें पैटर्न वही रहता है जुड़े होने का, लेकिन इसमें सिर्फ चीज़ रोटेट होती है। कैसे? तुम देखना AB से जुड़ा है, आप देखिए AB से जुड़ा है, BC से जुड़ा है, CD से जुड़ा है। तुमने कहा ठीक है, नीचे भी आप गौर फरमाइए, AB से जुड़ा है, तुमने कहा हाँ, BC से जुड़ा है और CD से जुड़ा है। तुमने कहा यार, तो यहाँ पे जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना इनके जुड़े होने का वो सेम है, लेकिन कहाँ बदलाव आ रहा है? रोटेशन में। क्यों? एक में A ऊपर है, D भी ऊपर है, एक में A ऊपर है, D नीचे है। देख रहे हो, A ऊपर D नीचे, मतलब सिर्फ यहाँ पे रोटेशन से खेल करेंगे अपन। ऐसा है, पैटर्न वही रहेगा जुड़े होने का, सिर्फ क्या चेंज आएगा? रोटेशन में, मतलब पैटर्न वही रहेगा। AB से जुड़ा है, BC से जुड़ा है, CD से जुड़ा है, सिर्फ ये रोटेट होगा। तो यार जब ये रोटेट होगा तो ABCD आपस में चेंज थोड़ी हो जाएंगे कि रोटेट होने के बाद AB से जुड़ा था अब ये C से जुड़ गया, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। आपका अगर ABCD ये पॉइंट आपस में जुड़े हैं और कोई चीज़ रोटेट कर रही है
तो भैया वो ABCD तो अभी भी जुड़ा होगा ना, बस उनका रोटेशन, अभी ये नीचे होगा तो ये ऊपर चला गया होगा, D पहले ऊपर था अभी D, सिर्फ रोटेशन में बदलाव आता है, लेकिन अरेंजमेंट तो वही है ना, ये कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो अरेंजमेंट ही बिगड़ जाता है। कुछ पॉइंट समझ में आया, मेरी बात समझ में आई? तुमने कहा अच्छा ऐसा होता है, और अभी आप जब इनके अंदर जाके पढ़ोगे तुम बोलोगे हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, यहाँ पे अभी ABCD एक दूसरे जुड़े थे, अभी ये इधर उधर हिल गए, पैटर्न जो है यहाँ हिल जाता है, तो यहाँ पैटर्न हिल जाता है, यहाँ पैटर्न नहीं हिलता, क्या हिलता है? रोटेशन, रोटेशन चेंज होता है, पैटर्न वही रहता है। ठीक है, चलिए, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा आपको समझ में आएगा। बाकी इसको आगे जाके हम दो भागों में बांट देते हैं, कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। जिसको आप कन्फिगरेशनल ना बोलते हुए सीधे बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कन्फर्मेशनल, ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन उसका भी एक हेडिंग देख लोगे तो अच्छा ही रहेगा कि कन्फिगरेशनल में, बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था कन्फिगरेशनल में कौन आता है, तो फिर बोला जाता था यार कन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आते हैं, क्योंकि यहाँ कन्फिगरेशन की बातें होंगी, बताऊंगा मैं कैसा कन्फिगरेशन है ना। तो तुमने कहा चलो ठीक है, कन्फिगरेशन मतलब कैसे जुड़ा हुआ है, ऐसा है, ऊपर दिख रहे नीचे दिख रहे, क्या रोटेशन है वो बताएंगे। तो कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, तो हमने कहा ठीक है C1 वाले ही हैं, कन्फिगरेशनल कन्फर्मेशनल, ठीक है CNF यहाँ तक सेम ही है। ठीक है, तो कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, तो भैया कन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, और कन्फर्मेशनल तो अपन अलग ही पढ़ेंगे। उसमें कन्फर्मेशनल में आपका न्यूमैन्स प्रोजेक्शन आ जाएगा, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, ये आ जाएंगे। ठीक है, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन हो गया, सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया, ये आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा है। तो हमने कहा चलो ठीक है सर स्टार्ट करो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन था, स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में क्या होगा, चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से हम स्टार्ट करेंगे। इसको आपको याद रखना है तो आप ऐसे, वैसे तो मैं किसी को पढ़ाने तो जाना नहीं है, लेकिन फिर भी CPFMT, जैसे पहले एक एग्जाम होता था CPMT का, तो मैंने चेंज करके बना दिया CPFMT, CPMT CPFMT कर दिया। चेन, पोजीशन, फंक्शनल मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म, और एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म है जिसका ब्लूटूथ फंक्शनल से ही जुड़ा रहता है। बोलते हैं ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म कुछ नहीं होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म, लेकिन हाँ एक ऐसा फंक्शनल का पार्ट है जिसमें अगर रिंग चेन जो मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर, तो मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी अगर ऑप्शन में होगा और रिंग चेन भी ऑप्शन में होगा तो रिंग चेन चूज करूंगा। ये नहीं बोलूँगा कि रिंग चेन है तो फंक्शनल ही भाई, तो फंक्शनल टिक कर दो, ऐसा नहीं करूँगा मैं। ठीक है ना, और प्रायोरिटी ऑर्डर भी बता दूंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। वो तो बस ऐसे ही एक झलक दिखला जा वाली बात हो गई कि फंक्शनल जब अपन पढ़ेंगे ना और फिर जब रिंग चेन पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा यार सर फंक्शनल जैसी तो कहानी है रिंग चेन की, वैसा है। लेकिन फिर भी स्पेसिफिकली अगर रिंग चेन में जो पढ़ाया जाएगा उसका रिंग चेन ही बोला जाएगा, ना कि मोटे मोटे तौर पे फंक्शनल, बारीकी तौर पे रिंग चेन बोला जाएगा। ठीक है, ऐसा तो CPFMT और रिंग चेन आइसोमेरिज्म, तो हमने कहा ठीक है। ठीक है, यहाँ कन्फिगरेशनल कन्फर्मेशनल, ठीक है ना, और कन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल और कन्फर्मेशनल में न्यूमैन्स प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। चलिए भाई देखो एक्चुअल में क्या होता है, चेन आइसोमेरिज्म की क्या कहानी है। देखो चेन और पोजीशन मैंने जानबूझ करके आमने सामने लिखा है। क्यों लिखा है आमने सामने, कि भैया आप इसको अलग अलग पढ़ोगे ना तो आप क्या है मतलब भूल जाओगे, इधर उधर कर दोगे, मिक्सिंग हो जाएगी। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे बचाना है मिक्सिंग से। मेन चेन और पोजीशन पढ़ तो लेते हैं बच्चे, मिक्स कर देते हैं एकदम से, जैसी आपकी बारी आती है आप मिक्स कर देते हो, बता रहा हूँ। फिर वही अपने फंडे काम आएंगे कि यार चेन आइसोमेरिज्म में आप देखो क्या साउंड आ रहा है, चेन चेंज, ऐसे ही चेन चेंज, राइमिंग आ रहा है, राइमिंग बोलना, यहाँ पे चेन चेंज हो जाती है, क्या चेन, पेरेंट चेन, तो बोलना पेरेंट चेन बदल जाती है। यहाँ पे सीधे एक पॉइंट पे बात करना है, ये कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई, मेरे को देखना है चेन आइसोमेरिज्म क्या कंडीशन है, बोलना चेन चेंज, साउंड आ रहा है। और यहाँ क्या बोलना, पेरेंट चेन सेम, क्यों बोलना PP सेम, P फॉर पोजिशन, P फॉर पेरेंट, PP सेम। तो हमने कहा वैसे भी एक का हमें चेन चेंज सुनाई देगा तो पोजिशन वाला उसके विपरीत है, उसका अपोजिट है, तो बोलना यहाँ पे PP सेम। तो यहाँ ऐसे भी बोल सकते हो PP सेम, पोजीशन में पेरेंट चेन सेम, पोजीशन में पेरेंट चेन सेम, PP सेम। तो हमने कहा PP अल्फ़ाबेट सेम है। ठीक है, और यहाँ चेन चेंज, लो भाई दोनों काम हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछूंगा अभी लेकिन चलिए तुमने कहा इसके एग्जाम्पल देखो, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियो पेंटेन, क्या मैंने चेन के अंडर में सही लिखा है, तुमने कहा सही लिखा है। क्यों, 1 2 3 4 5 5 की चेन है, यहाँ 4 की पेरेंट चेन है, भैया ऑब्वियस ही बात है पेरेंट चेन 5 की है, यहाँ पेरेंट चेन 4 की है, नीचे पेरेंट चेन जो है वो 3 की आएगी, ये देखो 3 की पेरेंट चेन है,
तो तुमने कहा हाँ सही बात है, तो पेरेंट चेन क्या हो रही है, चेंज। और जहाँ पेरेंट चेन चेंज होती है क्या बोलते हैं, चेन, चेन चेंज, चेन चेंज, ठीक है। जहाँ चेंज हो रही है वहाँ चेन, चेंज चेंज, है ना। तो चेन चेंज हो गया। तुमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे पी भी सेम होना चाहिए। तुमने कहा यहाँ 5 की पेरेंट चेन है, यस, नीचे भी 5 की पेरेंट चेन है, ठीक है। कुछ तो बदलाव आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बोला ये सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इधर उधर हो जाती है। कभी मल्टीपल बॉन्ड लगे होते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड इधर उधर हिल जाते हैं, तो कुछ तो हिलेगा ना भाई, एकदम आइडेंटिकल स्ट्रक्चर थोड़ी ना रखेंगे, ठीक है। तो कुछ तो हिलेगा। लेकिन तुमने कहा हाँ सही बात है, और इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स देखोगे तो सेम ही आएगा। कार्बन टोटल गिन लो, हाइड्रोजन टोटल गिन लो, सेम ही आएगा। लेकिन हाँ ये 2 मिथाइल है, ये 3 मिथाइल है, कुछ तो बदलाव आता है ना भाई। तो IUPAC में बदलाव आना तो बहुत ज़रूरी है भाई, IUPAC बदलना तो बहुत ज़रूरी है। IUPAC स्पेशली स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल को और आसानी से अगर मैं अपनी इस बात को बताता तो मैं ये भी कह सकता था, ये जैसे मैंने कहा था ना पैटर्न बदल जाता है। पैटर्न बदलने का मतलब होता है IUPAC डिफरेंट, जबकि तुम्हें पता है यहाँ पे IUPAC सेम ही रहेगा। हाँ यहाँ ओरिएंटेशन रोटेशन बदलेगा, रोटेशन, तो IUPAC डिफरेंट, सॉरी IUPAC डिफरेंट तो इधर हो गया, IUPAC सेम। नशे हो गए, नशे हो गए, नशे हो गए, ठीक है। IUPAC सेम। तो तुमने कहा ठीक है, यहाँ पे IUPAC सेम भाई, AB से जुड़ा है, BC से जुड़ा है, CD से जुड़ा है, सिर्फ रोटेशन में ही बदलाव आएगा ना, IUPAC तो सेम ही आएगा ना, ठीक है ना। जैसे फ्यूचर में हम पढ़ेंगे इसको, साहब ये जो है सिस फॉर्म है, साहब ये जो है ये ट्रांसफॉर्म है, तो भाई IUPAC तो इसका इतना इतना जो तुमने गिना 1 2 3 4 इतने IUPAC की बात कर रहा हूँ। तो तुमने कहा 1 2 3 4 दोनों ही ब्यूटीन है, लेकिन ऊपर वाला क्या है, सिस टू ब्यूटीन, और नीचे वाला क्या है, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो भाई 2 ब्यूटीन तो सेम ही है ना, सिर्फ रोटेशन में बदलाव आया ना। तो वही कह रहा हूँ, यहाँ अपन अपने मन में रख सकते हैं ये बात को कि IUPAC सेम, और यहाँ पे IUPAC लेकिन चेंज हो जाता है। आप देखिए ना, आपको मैं अभी एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये IUPAC चेंज हो रहे, चाहे तुम चेन पढ़ लो, पोजीशन पढ़ लो, ये है तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ना। ये देखो IUPAC इसका करो, ये रहा, इसका आएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, चेंज हो रहा है ना, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो IUPAC तो डिफरेंट आपको सुनने को मिलेंगे ही, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, तो IUPAC तो डिफरेंट आपको सुनने को मिलेंगे ही। आई बात समझ में। तुमने कहा बात तो सही है, ठीक है। तो ये क्योंकि भाई ये भी स्ट्रक्चरल का पार्ट है, वो भी स्ट्रक्चरल का पार्ट है, तो IUPAC तो डिफरेंट हो गई होगा, ठीक है ना। 2 मिथाइल 3 मिथाइल डिफरेंट हो गया ना IUPAC, ये है। हाँ लेकिन अब अपनी जो शर्त है उस पर आ जाओ वापस पॉइंट पे। पेरेंट चेन अगर सेम हुआ तो बोलना पोजीशन, पेरेंट चेन डिफरेंट हुआ तो बोलना चेंज, चेन चेंज। डिफरेंट ना बोल के मैंने क्या किया, डिफरेंट वर्ड को किससे सब्स्टिट्यूट कर दिया, चेंज से। जैसे आप क्या बोलते हैं, पेरेंट चेन डिफरेंट, अगर मैं सही ऐसे नॉर्मल भाषा में, एक अंग्रेजी भाषा में बोलता तो मैं क्या बोलता, पेरेंट चेन डिफरेंट। मैंने उसको डिफरेंट को क्या बदल दिया, चेंज करके, है ना। ये तो उसका जो है दूसरा एक सिनोनिम उठा दिया पर्यायवाची, क्या डिफरेंट ना बोल के चेंज बोल दो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर, तुमने कहा चलो ठीक है, अब ये बताओ ये पोजीशन है क्या, 1 2 3 4 5। तुमने कहा ठीक है 1 2 3 4 5। अरे तुमने कहा है सर पेरेंट चेन 5 की है, कुछ चेंजेस आ रहा है क्या, हाँ आ रहा है सर, 2 पे ऑन है, अभी यहाँ 3 पे ऑन है। हाँ तो भाई ये चेंज आ रहा है, IUPAC तो बदलेगा ना, IUPAC भी नहीं बदला तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं हो जाए भाई, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, IUPAC भी सेम, तो सब सेम है, तो फिर भाई बदलाव क्या है, फिर आइसोमर किस बात का, वो तो आइडेंटिकल हो जाएगा, एक जैसा हो जाएगा। IUPAC में बदलाव दिखेगा आपको, है ना, स्ट्रक्चरल के हर उसमें IUPAC में बदलाव दिखेगा। तो हमने कहा ठीक है, अपन को बस क्या देखना है, हाँ पेरेंट चेन सेम है, बिल्कुल सही है। अब आपने कहा चलो सर ये बात तो ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, चलो थोड़ा सा अपन टेस्टिंग करते हैं आपकी, कि आप एग्जाम में सवाल आएंगे तो आप बना पाएंगे क्या। बोलते हैं मैंने पूछा है चेन या पोजीशन, चेन या पोजीशन, चेन या पोजीशन। तुमने कहा चलो ठीक है, चेन है या पोजीशन है। अब एक बात बताओ, इसको बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, अगर सही किया तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है, मतलब नहीं तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसको गलत करने वाले हैं। क्यों गलत करने वाले हैं, क्योंकि इस सवाल में जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे लोग जो है ना अंधाधुंध काम करते हैं। अंधाधुंध मतलब समझ रहे हो ना, बस आषाढ़े मारते हैं उठा उठा के, कुछ भी मतलब उठा के जो दिख रहा है बस वो बोल दिया। अब उनको क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 मतलब सीधी सीधी चीज़ें दिखती है ना, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके उनको 6 6 दिखा।
तो उन्होंने कहा साहब पोजीशन 6 देख लिया पोजीशन। सबसे खराब बात, आपको IUPAC पढ़ाए इसलिए गया है कि आपको मालूम हो कि नहीं भाई COH से नंबरिंग शुरू होती है, वहाँ से नहीं भाई COH से नंबरिंग शुरू होती है सीनियर, तो सीनियर से नंबरिंग स्टार्ट होती है। सीनियर फंक्शनल ग्रुप कौन होता है नोमेनक्लेचर में? अमिताभ बच्चन, जिधर हम खड़े हो जाते हैं चेन वहीं से शुरू होती है, स्पेशली कार्बन कंटेनिंग वाले जो सीनियर होते हैं, है ना, जो जहाँ वहाँ होते हैं वहीं से चेन शुरू, जो वहाँ जब भाई जहाँ वो होते हैं वहीं से चेन शुरू होती है। तो हमने कहा बात तो सही है। अब आप फालतू 1 2 3 4 5 6 करे जा रहे हो, बिल्कुल अंधाधुंध, गलत बात हो गई ना भाई। IUPAC यूज़ करो नंबरिंग के लिए। तो जब आप IUPAC यूज़ करोगे तो आपको दिखेगा कि नहीं यार, हाँ यहाँ पर पेरेंट चेन 5 की है और वहाँ पेरेंट चेन 6 की है, चेन चेंज हो रही है, इसका मतलब चेन है यहाँ पे, ये नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला तो आप सही कर दोगे, अब कोई दिक्कत नहीं, बस वही गलती बतानी थी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तुमने कहा पेरेंट चेन सेम है, पोजीशन है। ठीक है, IUPAC एक बार देख लिया करो खटाक से। तुम बोलना 2 पे ऑल है सर और यहाँ 3 पे ऑल है, हाँ है, चेंज आ रहा है। IUPAC में तो हमेशा चेंज आना चाहिए अगर आप स्ट्रक्चरल पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़े। तुमने कहा नेक्स्ट वाला 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, अरे सर पोजीशन, फिर वही बेवकूफ़ी। 1 2 3 4 5 6, सीनियर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है वहाँ पर, तो जिधर वो खड़ा होगा वहीं से नंबरिंग होगी। ये तो यहाँ पेरेंट चेन ऊपर 6 की है, यहाँ पेरेंट चेन 5 की है, बात खत्म हो गई। चेन आइसोमेरिज्म है ना? नहीं तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 सीधे दौड़ते हुए निकल जाओगे ना तो खाई में ही गिर जाओगे, सीधे जाके गड्ढे में बिल्कुल, है ना? तो ध्यान से करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया और जल्दी जल्दी याद भी आ रहा होगा कि भाई चेन चेंज, भाई ऐसा होता है ना, चेन चेंज, है ना? PP सेम है भाई, इसमें पेरेंट चेन PP सेम हो गया, है ना? पोजीशन में पेरेंट चेन सेम होती है। ये खटाखट आया समझ में? हुआ, मज़ा आया? तो ऐसा है, तो अपन जिंगल्स के थ्रू, है ना, निमोनिक्स जहाँ ज़रूरत पड़ती है उसके थ्रू अपन काम कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चों, आते हैं फंक्शनल आइसोमर्स पे। फंक्शनल आइसोमर्स जो है ये भी बड़ा कीमती होता है फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए इसमें क्या कहानी है, देखो फंक्शनल आइसोमर्स में कहानी कुछ ऐसी है इसमें कहा जाता है शर्तों पे खेलो यार। देखो शर्तों पे नहीं खेला तो वाट लग जाएगी, सिंपल है। तो कंडीशन तुमने कहा पीछे तो आपने 2 पढ़ा दी कि चेन चेंज और पोजीशन में पेरेंट चेन से सही है। अब यहाँ क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रा इस बात पे जोर डाल रहा हूँ मैं, फंक्शनल ग्रुप की जगह नहीं बदलती, फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप की जगह बदलती है इधर से, मैं बोल रहा हूँ फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, बात खत्म। और इससे अच्छा कुछ नहीं होता पहचानने के लिए, पता है? आराम से यार 2 चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको आमने सामने, आपने देखा फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है, फंक्शनल आइसोमर्स प्रोवाइडेड, बस ये देख लिया करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। कई बार खेल जाता है वो, देखा एक जगह 3 कार्बन का दे दिया, एक जगह 2 कार्बन का दे दिया, या 4 कार्बन का दे दिया, तो एक जगह 3 एक जगह 4, और अब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज कर दिया। तो आप तो बोल दोगे अरे साहब फंक्शनल आइसोमर्स आपने ही कहा था फंक्शनल ग्रुप। देखो भाई ये बात तो हमेशा देखनी है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं। ये तो हमारी मेन प्रीलिम कंडीशन है आइसोमर्स की कि आइसोमेरिज्म ही वहीं से शुरू होगा, तो इसलिए वो देख लेना चाहिए, वहाँ भी खेल जाता है वो। आई बात समझ में? तुमने कहा सर ये क्या लिखा है ये मैं दिखाता हूँ। बेसिकली ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप। मैं ये तो नहीं कहता कि 100%, लेकिन 99.9% केसेस में एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग की वजह से ही फंक्शनल ग्रुप बदलता है। लेकिन वो 0.1% केस तुम्हारा भ्रम तोड़ देंगे, इसीलिए मैं जैसा बोलूँ वैसा करते आना। पहले तो 99.9 वाला पकड़ो। तुमने कहा हाँ ठीक है, एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग की वजह से आते होंगे, मतलब चेंज होते होंगे फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या है, देखो मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है। ये जनरल फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्डिहाइड कीटोन मेरे बहुत काम का है, इस तरह से जनरल फॉर्मूले के लिए स्पेशली अल्डिहाइड। बाकी तो सब जनरल फॉर्मूले हटा दो, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन के लिए क्या बोलना, CnH2nO। CnH2nO मतलब जितनी कार्बन एटम की संख्या होती है उसका डबल अगर हाइड्रोजन की संख्या है और एक ऑक्सीजन है, एक CnH2n जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो पक्का या तो वो अल्डिहाइड है और या फिर वो कीटोन है। तो मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए, जिससे कि ऑर्गेनिक में इसकी जब हमें थोड़ा सा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, रिएक्शन वहाँ थोड़ा सा एक आध जगह यूज़ हो जाता है ये चीज़, तो वहाँ कम से कम अपन को थोड़ा सा इसका एक सपोर्ट मिल जाए। ठीक है, चलिए। और वैसे भी अभी आप देखोगे
तो तुम देखोगे ये ऐसा फॉर्मूला क्यों आया सर CnH2n, वो इसलिए क्योंकि एल्कीन का फॉर्मूला होता है ये, और एल्कीन जैसा यहाँ पे डबल बॉन्ड हमें दिखता है, डबल बॉन्ड हमें दिखता है, तुमने कहा दिखता तो है, इसलिए फॉर्मूला। और बस एल्कीन का फॉर्मूला जो है कार्बन और हाइड्रोजन को दर्शाने के लिए होता है। अभी यहाँ ऑक्सीजन भी है इसलिए एक को अलग से भी लगाया देखो। चलिए उस बात से आगे बढ़ते हैं, अपन ने कहा ठीक है, तो हमने मान लिया C3H6 हो अल्डिहाइड कीटोन बनता है, चाहो तो गिनती कर लो, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 और 1 ऑक्सीजन, सही है। यहाँ भी 3 3 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन 3 कार्बन 1 ऑक्सीजन, सही। कैसे अराइज हुआ ये अल्डिहाइड से कीटोन कैसे बना? तुमने कहा सर वो ऐसे बना कि एल्काइल ग्रुप था, इसकी शिफ्टिंग हो गई, और एल्काइल ग्रुप की अगर शिफ्टिंग होती है तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तुमने कहा बात तो सही है, ठीक है, सही तो है, तुमने कहा सही है। तो अल्डिहाइड का क्या हुआ? कीटोन, तो हमें याद हो गया अल्डिहाइड का कीटोन, कीटोन का अल्डिहाइड, ऐसा भाई भाई, ठीक है। फिर आया ये कौन? एसिड, इसका भाई कौन? एस्टर, ठीक है। बस इनके, हालांकि इसमें जनरल फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये आप भूल जाओ, चाहो तो हटाओ इसको। आप ये बोलो कि यहाँ भी जनरल फॉर्मूला वैसे ही होता है CnH2n, लेकिन ज़रूरत नहीं है O2, बस ये O2 से पकड़ में आता है, जैसे ही O2 बोल दे O2 की फोटो ले लो, ठीक है, और बोलना कि भैया O2 जो है वो एस्टर और एसिड में मिलता है, क्योंकि इतना तो फंक्शनल ग्रुप तुमने पढ़ा, CO ग्रुप होता है ना, ऐसा। कार्बन चाहो तो गिन लो, सब कुछ सेम आएगा, 3 कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 6 3 2 5 1 6 2 2, सही है, 3 3 6 हाइड्रोजन है, 3 कार्बन है, और उसके बाद 2 है, तुमने कहा सही है। तो बस बोलना एसिड एस्टर भी भाई भाई, तुमने कहा ठीक है। अल्कोहल और ईथर भी भाई भाई हैं, तुमने कहा अच्छा, बिल्कुल सही है, दिख रहा है हम लोग को, देखो ना। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखने की फिर ज़रूरत नहीं है, इसका भी जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n + 2O, लेकिन फालतू में ज़रूरत नहीं है। तुमने कहा तो एल्केन का होता है सर, क्योंकि इसके अंदर जब भी बॉन्ड चेक करोगे सारे सिंगल मिलेंगे, जैसे पीछे डबल मिल रहा था ना, C डबल बॉन्ड हो, तो वहाँ CnH2n आ रहा था, यह सिंगल है इसलिए, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। आप तो ये देखो C2H6O, ठीक है ना, इवन जब आप इससे जब बनाओगे C2H6O, आप देखो बना के, तो हमने कहा यार C2H6O है ना, CnH2n + 2 जैसा दिख रहा है, 2 2 4 + 2 6, हाँ यार, तो बोला इससे अल्कोहल ईथर बनता है। आप चाहो तो बना के देखें, हालांकि वो आपको बनाने को नहीं देगा, सही बताऊँ, आपके काम की चीज़ एक्चुअल में यहाँ से शुरू होती है, वो ये और ये दिखाएगा, वो खुद एसिड और एस्टर दिखाएगा, बनाना कुछ नहीं है। अल्डिहाइड और कीटोन बताएगा, सिर्फ एक अल्डिहाइड कीटोन बनाने वाला ऑर्गेनिक में यूज़ हो जाएगा मेरे को आगे, वह इसमें कहानी यहाँ से इम्पोर्टेंट है पूरी, लेकिन इसके बाद से कहानी यहाँ से इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद से खुद ही बताएगा एसिड एस्टर, बस आपको बताना है फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। अल्कोहल ईथर खुद ही बताना है, कुछ बनाना नहीं है आपको, यहाँ से कुछ नहीं करना है, यहाँ से शुरू करेगा अल्कोहल ईथर, अरे बोलना फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, बस तुम यार ये तो कोई अंधा भी पहचान जाएगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, फंक्शनल आइसोमर, बात खत्म। तुमने कहा सही है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, फंक्शनल आइसोमर, क्यों? अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग से ही सब में काम होता है। ये देखो अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई, ईथर बना। आई बात समझ में? ऐसा है, एक बार तो ऐसा ही पूछ लिया था कि फंक्शनल ग्रुप मिनिमम कितने कार्बन का बन सकता है, तो मिनिमम कार्बन जो है 2 का फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, जबकि बच्चे हिट एंड ट्रायल मारते हैं तो 3 4 ऐसे बोलते हैं, जबकि 2 का बन सकता है। देखो अल्कोहल ईथर 2 कार्बन का, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो तुमने कहा ये ऐसा है, ठीक है, साइनाइड था, उधर से अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग हुई, आइसोसाइनाइड बन गया, तुमने कहा सही है। साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट, क्या हुआ यहाँ पर? बोला ये जो CH3 है ये NO2 के साथ नाइट्रो है, और अगर ये ऑक्सीजन पे अटैक कर दे, मतलब अल्काइल ग्रुप उधर से आ जाए, तो तुमने कहा इसी को तो बोलते हैं अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग। तो अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग से आप देख रहे हैं आपका जो आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है वो फंक्शनल आइसोमर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो रहा है। ये नाइट्राइट कहलाता है, ONO नाइट्राइट को बोलते हैं, और NO2 नाइट्रो को बोलते हैं, भाई NO2 नाइट्रो को बोलते हैं, और ONO नाइट्राइट को बोलते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? देख लो अच्छे से। चलिए अपन देखते हैं इसके बाद फिर ये, तुमने कहा तुम्हारे लिए सवाल, ठीक है, ये देखो, ये देख लिया, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अल्कोहल ईथर, साइनाइड आइसो, तुमने कहा हाँ सर, यहाँ हमने सब में देखा कि अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है और उससे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। ये 99% केसेस हो गए जो बच्चों को याद भी रह जाते हैं कि हाँ सर ये तो याद हो गए, ठीक है। अब आप देखो, ये तो देगा ही देगा वो, इसके अलावा कहाँ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखो ज़रा, कहाँ उलझ जाओगे आप। अब क्या होता है, उसने क्या किया,
अब याद हो गया बच्चों को, नहीं साहब अल्डिहाइड का कीटोन ही बनता है, देखा यहाँ अल्डिहाइड का क्या बना के रखा है, COCl। तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम कार्बन गिनो, तुमने कहा गिनते, और कार्बन गिनने के बाद 1 2 3 4 हाइड्रोजन गिनो, मतलब सारे एटम्स गिनो, कार्बन हाइड्रोजन, हेलोजन है तो हेलोजन, ऑक्सीजन है, दोनों। तुमने कहा वो तो सेम आ रहा है सर, सेम आ रहा है ना, यस। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा कि सर लेकिन यहाँ पे ऐसा लग नहीं रहा है एल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो रही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि अल्डिहाइड है और ये एसिड हैलाइड है। तो ऑब्वियस ही बात है, इतने अंधे नहीं है हम लोग भाई, हमें दिख रहा है सर, ऑब्वियस ही बात है। तो हमें दिख रहा है तो हमें क्लियर है कि सर ये दो अलग अलग फंक्शन, तो बोलो ना भाई फंक्शनल आइसोमर शर्मा गिरो, लेकिन तुम बोलोगे सर यहाँ अल्काइल ग्रुप की तो शिफ्टिंग हुई नहीं, ये तो Cl और ये चेंज हो गए। हाँ तो मैंने इसलिए तो कहा था 99.9% केसेस में भाई अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं 100% अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग हो। लेकिन 100% सच बात क्या है, 100% सच बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप किसी वजह से चेंज हो, बस फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाए। और अगर आपको भाई, आपको तो फोटो दिखाई जाती है ना, आपको थोड़ी कुछ बनाना है, और आपको अगर फोटो दिखाई गई है और उसमें दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, बात खत्म हो गई यार, बात खत्म कर दो उसमें। तुमने कहा फंक्शनल ग्रुप चेंज तो हो रहा है, बस फंक्शनल आइसोमर्स, भाई बात खत्म। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, हाँ सर अल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिड है, हाँ भाई ये O का इधर उधर झोलझाल हो गया, वो चला गया इधर, हाँ तो भाई है तो टोटल एटम उतने ही, गिन लो चाहो तो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हारी ड्यूटी है हमेशा जल्दी से गिन के रखा करो, कहीं ऐसा ना हो गलती से। अब वो ज़्यादातर क्या करता है, ये वाले ऑप्शन देता है जो कि तुम्हें मालूम है सही है, लेकिन बच्चे ज़्यादातर ये पढ़ते नहीं है, बच्चे तो वही अल्काइल ग्रुप, अल्डिहाइड का अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग, भैया अल्डिहाइड का कीटोन बनेगा, उसी उसमें रहते हैं। अब वो क्या करेगा, एक अल्डिहाइड कीटोन वाला भी डाल देगा, कैसे करके मालूम, बोलेगा यार ये देखो अल्डिहाइड है, अब आपको बिंदास अल्डिहाइड दिख रहा है बेहतरीन, और आपको रटा हुआ भी है, प्रॉब्लम है जबान पे चढ़ा हुआ है, और ये ऐसे करके कीटोन बता दिया। आप बस इतना ही देख रहे हो बार बार से, अरे सर अल्डिहाइड, अरे सर कीटोन, अरे सर फंक्शनल आइसोमर, सब कचरा हो गया। क्यों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम नहीं है, वो 4 कार्बन का अल्डिहाइड दिखा के 3 कार्बन का कीटोन बना रहा है, फिर तो कैसे पॉसिबल है, 4 में 4 का ही होना चाहिए ना। आप लेकिन बहके हुए हो, आपका ध्यान पूरा यही है, बस वो यही फ़ायदा उठाता है, अपनी गलतियां देख लो और ख़त्म कर दो, जबकि हमारा ध्यान इधर नहीं रहता है, हमें दिख रहा है अरे यार ये तो कभी नहीं सुना था अल्डिहाइड और एसिड हैलाइड जो है आपस में फंक्शन, अरे भाई फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है ना, बात खत्म करो। अब चाहे वो अल्डिहाइड से कीटोन बनाए या कोई भी बनाए, वो नॉर्मली अल्डिहाइड से कीटोन बनता है, लेकिन कोई और भी बनता है, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको थोड़ी कुछ करना है भाई, मैं शो कर रहा हूँ, बस आप उठा के वहाँ पे आंसर करो। तुमने कहा हमें तो मतलब सिर्फ क्या चेक करना चाहिए, बायस्ड मत हो, मेरा कहना है भाई बायस्ड मत हो कि एकदम चिपक होने अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग नहीं, अल्डिहाइड से ही कीटोन में, ऐसा नहीं, कुछ और भी बन सकता है। आप बस ये देखो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है क्या, बात खत्म कर दो, हाँ सर चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या, हाँ सर सेम है, बस खत्म, इतने में आई बात समझ में, ऐसा है। चलिए मेटामेरिज्म पे आते हैं। मेटामेरिज्म की कहानी कुछ ऐसी है कि आपको ऐसा लगेगा अरे सर ये तो आपने फंक्शनल ग्रुप जैसे ही बोल दिया, आप आखिरी तक सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, आपको आधे में लगेगा ये तो फंक्शनल ग्रुप जैसा है, शिफ्टिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ बोला है, बट फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स सेम। अगर शिफ्टिंग से फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है तो वो फंक्शनल आइसोमर्स है, और शिफ्टिंग से फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होते हैं तो वो मेटामर्स है। तुमने कहा अच्छा बताओ ज़रा कुछ इसके बारे में। मेटामेरिज्म जो है, देखो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जो डायरेक्ट आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आता है, ठीक है। वो बोलता है मेटामेरिज्म कौन कौन देगा, तो बोलना कीटोन देगा, ईथर देगा, एस्टर देगा, 2-3 डिग्री अमीन देगा। तुमने कहा याद करना है क्या, नहीं याद नहीं करना है, मेरे कुछ फंडे बना रखे। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप हो, वो लोग यहाँ पे मेटामेरिज्म देते हैं। आप कीटोन को चेक करो, तुमने कहा कीटोन में दोनों तरफ है, सही है, ईथर में भी दोनों तरफ है अल्काइल ग्रुप, सही है ना। फिर तुमने कहा एस्टर में, हाँ एस्टर में भी दोनों तरफ होता है अल्काइल ग्रुप, तुमने कहा सही है। 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो होता है उसमें भी दोनों तीनों तरफ, मतलब एटलीस्ट 2 तरफ तो चाहिए, अब 3 भी हो तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ 3 बन सकता है, तो 2 डिग्री 3 डिग्री, तो ये 4 केसेस पकड़ लेना, ईथर एस्टर कीटोन और 2-3 डिग्री अमीन, सही है। और भाई रट्टा क्या मारना, ये देख लिया ना मैप, नक्शा, ट्रिक, तुमने कहा हाँ ठीक है। अब उसने कहा अब हम कुछ बना के दे रहे हैं, अब देखते हैं आप बनेंगे कि नहीं, ठीक है ना। चलिए क्या बनेंगे ये मत पूछना, चलिए
तो CH3 CO CH2 CH2 CH3 ये आपको एक कीटोन दिया उसने, तो हमने हाँ ठीक है। फिर उसने क्या किया, कोई ना कोई एल्काइल ग्रुप शिफ्ट कर दिया। मतलब अभी मैं बोलूँगा कि CO को आधार बनाओ कैप्टन साहब, कैप्टन साहब के इधर एक कार्बन खड़ा है और उधर 3 प्लेयर खड़ा है। भाई इधर एक प्लेयर मतलब कार्बन है ना, तो इधर एक प्लेयर खड़ा है, उधर 3 प्लेयर खड़ा है, ठीक है। यह कैप्टन साहब के इस तरफ 2 प्लेयर 2 प्लेयर, तो पहले 1 3 था लेकिन अब 2 2 हो गए। इसका मतलब चेंजेस आए हैं, चेंजेस आए हैं। पहले 1 3 था, 2 2 हो गए, चेंजेस आए। लेकिन कीटोन तो कीटोन ही है, तो हमने कहा तो इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। बात को समझे कि अल्काइल ग्रुप की शिफ्टिंग भी हो गई और फंक्शनल ग्रुप चेंज भी नहीं हुआ। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता कब होता पता, अगर मैं इसकी शिफ्टिंग कर देता, मैं अगर मान लो CH3 को उधर शिफ्ट कर देता तो CO कोने में आ जाता, कोने वाला CO कहलाता अल्डिहाइड, अल्डिहाइड और ये होता कीटोन, तो ये फंक्शनल आइसोमर होता। मैंने वैसी वाली शिफ्टिंग करी है कि मुझे भैया फंक्शनल ग्रुप चाहिए ही नहीं, मेरे को तो क्या चाहिए, मेटामेरिज्म। तो मैंने कहा ये कीटोन था, इसको भी इधर लाएंगे तो भी ये कीटोन ही रहेगा, देखो। और हमारा नोमेनक्लेचर भी बदल जाएगा, पहले 1 3 से बन रहा था नोमेनक्लेचर, अभी 2 2 से बनेगा, तो ऑब्वियस ही बात है चेंजेस आएंगे, तो मेटामेरिज्म। सही है कि नहीं, ऐसा। तो तुमने कहा बढ़िया है यार, बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, आ रहा होगा समझ में। चलिए ठीक है, मज़ेदार। चलिए फिर उसके बाद तुमने कहा 1 2, अच्छा भाई ये हो गया 2 1, उससे कोई फर्क नहीं होता है कि 1 2 2 1 हो गया, एक ही बात मानी जाएगी 1 2, और ये भी 1 2। बोला अगर ये 1 2 1 2 है तो ये उल्लू बना रहा है आपको, सिर्फ ये आइडेंटिकल कंपाउंड है। क्या है, आइडेंटिकल कंपाउंड। मतलब आइडेंटिकल कंपाउंड को हम आइसोमर नहीं बोल सकते, इनको होमोमर आप कह सकते हो, होमोमर है ना, या आइडेंटिकल कंपाउंड ऐसा। मतलब ये कोई ऐसा आइसोमर नहीं है, नहीं तो आप बोलो अरे सर देखो अभी CO कहाँ पर है, इधर। अभी आपने देखा सर ये चेंज होके 2 इधर आ गया 1। अबे IUPAC पढ़ लो, ब्यूटेनोन ही है दोनों, उल्लू बना रहा है। तो इसीलिए नंबर को देखो, ये नंबर मैच नहीं होना चाहिए। 2 1 1 2 एक ही बात होती है, ठीक है ना। नंबर मैच हुआ है इसका मतलब बाहर से ही पता चल जाएगा तुम्हें उल्लू बना रहा है। नंबर मिसमैच होना चाहिए, जैसे यहाँ 1 है यहाँ 3 है, और ये क्या बन गया 2 2, नंबर मिसमैच है। तुमने कहा ये है, और पहले भी ईथर था बाद में भी ईथर है, बोलना मेटामर। यार देखो अंधा भी पहचान लेगा फंक्शनल ग्रुप वाले को, क्योंकि उसमें फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप ना बदले तो आप ये देखो ईथर, हाँ यार ईथर का तो ब्लूटूथ मेटामेरिज्म से जुड़ा है, कीटोन का भी जुड़ा है मेटामेरिज्म से, ऐसा करके ईथर कीटोन के बहुत पूछता है वो केसेस, ठीक है। फिर यहाँ वही हरकत 1 2 2 1, अब वो चाहे कीटोन में हरकत हो या इसमें, भाई वो तो आइडेंटिकल है। क्यों 1 2 2 1 एक ही बात है, बोलना बाहर से ही पता चल जाएगा, कोई IUPAC की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। हाँ 1 2 2 1 बोला एक ही बात है यार, मिथॉक्सी इथेन बोलते हैं दोनों को, तो आइडेंटिकल है, ठीक है। या होमोमर बोल सकते हो आप इसको। तो ये कोई हम जो आइसोमर पढ़ रहे हैं मेटामेरिज्म वो नहीं है, ये होमोमर, ठीक है ना, ऐसा है। तुमने कहा ठीक है, नोट लगा के मैंने लिखा है फिर कि एक काम करो, अब तुमने पढ़ तो लिया है दोनों, अब तुम एक काम करो फंक्शनल और मेटामेरिज्म को पास से पढ़ो, लेकिन पढ़ चुके अभी, तुम्हें कोई अब दिक्कत नहीं है कि शिफ्टिंग अल्काइल ग्रुप की दोनों में होती है दोनों में, लेकिन एक में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। तुमने कहा और एक में फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होता है, नॉट चेंज, सही है। तो जब चेंज नहीं होता तो मेटामेरिज्म, और जब चेंज हो जाता है तो फंक्शनल। बहुत सिंपल सी बात है। और मेटामेरिज्म आपको किस दायरे में रह के पढ़ना होता है, मेटामेरिज्म पढ़ना होता है आपको ईथर एस्टर 2 3 डिग्री अमीन और कीटोन, इस दायरे में, जिस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए ये भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट पे आते हैं रिंग चेन। रिंग चेन भी कोई अंधा भी पहचान जाता है, जैसे फंक्शनल ग्रुप कोई अंधा पहचान जाता है। अब तुमने कहा फंक्शनल ग्रुप और रिंग चेन आपने बताया था इनका ब्लूटूथ कनेक्टेड है, बिल्कुल सही। दोनों अंधे लोग, भाई अंधे लोग दोनों को पहचान लेते हैं। रिंग चेन हो भाई, अंधे लोग पहचानने का मतलब बाहर से ही दिख जाता है। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो तुम्हें नहीं दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप पढ़ चुके हो ना कि अल्डिहाइड एक अलग फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन एक अलग है, एसिड हैलाइड अलग है, तो दिख रहा है चेंज आ रहा है भाई, फंक्शनल आइसोमर बोलो, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे ही रिंग चेन में आपको दिखेगा बाहर से ही, क्या रे एक ओपन चेन है मुझे साफ दिख रही है और वो क्लोज चेन में कन्वर्ट हो गई, बात खत्म। भाई एक ओपन चेन दिख रही है, क्लोज चेन दिख रही है, बात खत्म। कि ओपन चेन क्लोज चेन दिख रही है इसका मतलब रिंग चेन है। अब ये दिख रही है ओपन चेन, तुमने कहा हाँ, तुमने कहा ये दिख रही है क्लोज, बात खत्म हो गई। भाई ये तो मैंने कहा ना कोई अंधा भी पहचान लेगा, तो ये रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। तुमने कहा सही बात है। आप चाहो तो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो एक बार, 3 हाइड्रोजन 4 और 2 6, यहाँ भी 2 4 6, जब हाइड्रोजन लगाओगे
कार्बन 3 है, आप आराम से देख सकते हैं। तो हमने कहा यार सेम ही तो है, ऐसे यहाँ गिन लो, वहाँ गिन लो, सेम ही आएगा। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, वहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऐसा तो ये रिंग चेन है, क्योंकि मुझे साफ दिख रहा है कि एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन की बात हो रही है, और क्लोज चेन कोई अंधा भी पहचान लेगा। तो हमने कहा ठीक है, ओपन क्लोज चेन की बात हो रही है, रिंग चेन, रिंग चेन, ओपन क्लोज चेन की बात हो रही है, रिंग चेन, ठीक है। तो रिंग चेन आइसोमरिज्म इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि बोलते हैं दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, ये इनको भी ट्रीट किया जाता है दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह। तुम बोलोगे यहाँ तो OH ही है, ऐसा नहीं, ये बोथ आर ट्रीटेड लाइक टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, दोनों को दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह माना जाता है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात कि यार यहाँ पे मैं फंक्शनल आइसोमर्स थोड़ी लिखूंगा भाई, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं तो फंक्शनल आइसोमर कहा जा सकता है, लेकिन पिन पॉइंटली क्या कहा जाएगा, रिंग चेन। पिन पॉइंटली क्या कहा जाएगा, रिंग चेन। आई बात समझ में? ऐसा है। तो तुमने कहा चलो ठीक है, पिन पॉइंटली इसको हम लोग रिंग चेन आइसोमरिज्म बोलेंगे। चलिए चलिए, फिर उसके बाद चलिए, रिंग चेन आइसोमरिज्म जो है इज अ पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है। अब आते हैं अपन प्रेफरेंस ऑर्डर पे। अब प्रेफरेंस ऑर्डर मतलब जैसे अभी आपने एक बात कही कि सर ये थोड़ा सा फंक्शनल जैसा भी दिख रहा है, तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि नहीं यार, अगर रिंग चेन है तो रिंग चेन ही बोलना है, ठीक है। क्योंकि फंक्शनल के दूसरे केसेस है ना जहाँ रिंग नहीं बन रही, तो वहाँ फंक्शनल बोलो, ठीक है। जहाँ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, रिंग नहीं बन रही, वहाँ बोलो। यहाँ रिंग बन रही तो रिंग चेन। फिर भी मैंने बताया एक प्रेफरेंस होता है ये, तो RTFM-CP, RTFM-CP, जिसको आप ऐसा कह सकते हो, ऑब्वियस ही बात है, ऐसे याद नहीं रहता ना, RTFM-CP ऐसे हो जाता तो फिर मेरे को लिख के ही छोड़ देना चाहिए था। रिंगटोन फिर मत चेंज करना पापा, रिंगटोन फिर मत चेंज करना पापा, मतलब ज़्यादा फालतू वर्ड्स बीच में नहीं आने चाहिए। मेरा कहना है कि मैं और भी कुछ बना सकता था, फालतू फालतू वर्ड बीच में आ जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाता है। सिंपल, रिंगटोन RT फिर मत FM चेंज करना, चेंज पापा, ठीक है ना। बस करना ही एक एक्स्ट्रा वर्ड है, बाकी तो सब वही है। तो हमने कहा ठीक है, रिंगटोन फिर मत चेंज करना पापा। ये क्या है, PO है। क्या है ये, प्रेफरेंस ऑर्डर, PO, जैसे अपन बोलते हैं ना, PO। कभी अगर कोई क्लैशिंग होती है, जैसे तुमने कहा कैसी क्लैशिंग, जैसे अभी मैं बता रहा था कि रिंग चेन को फंक्शनल ग्रुप के ऊपर प्रेफर, हाँ भाई हाँ ठीक है, इसको रिंग चेन बोलो ज़्यादा अच्छा। ऐसे ही आप सोचो ज़रा, कुछ बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर रुको एक मिनट, आपने जो पीछे कीटोन वीटोन का केस कराया था, आप इसको देखो, मेटामेरिज्म तो है क्योंकि कीटोन शो करते हैं और फंक्शनल ग्रुप बदल भी नहीं रहा, और IUPAC चेंज हो रहा है 1,3 और 2,2 का। लेकिन एक चीज़ देखो सर, आपने इसे पीछे पोजीशन में भी पढ़ाया था। हाँ बात सही है, क्यों, पोजीशन में पेरेंट चेन सेम होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तुमने कहा यार वो पोजीशन भी है, ऑल्सो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी है। तुमने कहा सर अगर कभी बोथ आया तो बोथ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोथ में भाई वहाँ ऑप्शन आएगा तो आप एक बार चेक तो करोगे, चलो मैं चेक कर लूँ, पोजीशन भी तो नहीं है। लेकिन अगर मान लो सर कोई एक प्रेफर करना हुआ तो क्या करेंगे, उसी के लिए प्रेफरेंस ऑर्डर था कि यार एक बात बताओ, मैंने आपको यहाँ लिखा है कि भैया मेटामेरिज्म और पोजीशन क्लैश हो रहा है, तो किस पे आपका टिक आएगा, मेटामेरिज्म पे। दो में से अगर कोई एक पूछा है तो मेटामेरिज्म, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, तो मेटामेरिज्म, तो ये क्लैशिंग, ऐसे ही अभी थोड़ी देर पहले इनकी बात हो रही थी, तो हमने कहा ठीक है यार, रिंग चेन अगर रिंग बन रहा है तो, ठीक है। ये अब ये कहानी आपकी शुरू हो जाएगी टॉटोमेरिज्म की। टॉटोमेरिज्म से कुछ लोगों को बहुत घबराहट होती है। देखिए, टॉटोमेरिज्म की अपन बात करेंगे अब, ठीक है। तो यार ये जो टॉटोमेरिज्म आप देख रहे हो, ठीक है, ये डेस्मोट्रोपिज्म, मीरोट्रोपिज्म, ये इसके नाम है, ठीक है, जो कि अब उतने फेमस नहीं है, लेकिन एक समय मीरोट्रोपिज्म पे क्वेश्चन पूछा गया बहुत पहले। कीटोइनोल आइसोमेरिज्म थोड़ा खास नाम है, ठीक है ना। अच्छा, इसको भी ऐसा कहा जाता है, अभी अंदर जाओगे ना भाई, ये चीज़ लास्ट में बाद में सुनना चाहिए कि अ टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर, ये भी आपको ऐसा लगेगा कि ये भी फंक्शनल का टाइप है, जैसे रिंग चेन को बोल देते हैं कि हाँ फंक्शनल का टाइप है, ऐसे ये भी एक फंक्शनल का टाइप है। लेकिन फंक्शनल तो कहूँगा नहीं, मैंने RT बोला था ना पीछे, अभी क्या बोला था, RT FMCP, तो टॉटोमेरिज्म प्रेफर्ड ओवर फंक्शनल, ऑब्वियस ही बात है। तो क्योंकि टॉटोमेरिज्म की कहानियाँ देखो अभी अलग चलेगी, वो ठीक है, फंक्शनल जैसा उसमें आपको एक झलक दिखेगी, है ना। लेकिन मेन जो उसकी कहानी है टॉटोमेरिज्म की, वो क्या है पहले सुन लो। टॉटोमेरिज्म की कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें जो मैप है हमारा, कंडीशन पढ़ा करो बस, कि अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट,
पहले ही पढ़ा चुका हूँ ऑर्गेनिक में, नया नहीं है ये आपके लिए कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, उनके लिए नया होगा जो पहली ये मेरी वीडियो देख रहा होगा। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है। तुमने कहे तो उल्लू बना दिया। अल्फा हाइड्रोजन वो जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। हमें फिर ये बताओ अल्फा कार्बन क्या है। हाँ वो सुनो, अल्फा कार्बन वो होता है जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच रहता है, जो मल्टीपल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच रहता है और जो कार्बोनियम से डायरेक्टली अटैच होता है। और मैं आपको साफ बता दूं, अभी जो तुम्हारे यहाँ काम आने वाला है वो ये वाला पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप वाला। जबकि आप देखना, जब आप पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ते ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, वहां पे ये दोनों पॉइंट काम आते, वहां भी अल्फा का ही चक्कर है, वहां ये दोनों पॉइंट काम आते हैं, मल्टीपल बॉन्ड और कार्बोनियम। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वाला पॉइंट काम आएगा, ठीक है। लेकिन हमें ओवरऑल पता तो पूरा होना चाहिए ना यार, ऐसा है। चलिए कहानी कुछ ऐसी है बच्चों। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपने देखा क्या, देखो कैसे बनता है। मैं एक पहले बना के दिखाता हूँ फिर ये देखना। तुमने कहा यार सर ये है आपका कीटोन, जैसा कीटोन का H में हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसे वैसे एक नंबर दे सकते हो क्योंकि इन तीन के बीच में खेल होगा, इसलिए इसको ट्रायड सिस्टम भी बोलते हैं। ट्रायड सिस्टम, ट्रायड सिस्टम मतलब तीन के बीच का खेल है ये, ठीक है। अच्छा इसमें होता क्या है, नॉर्मली O जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है, O माइनस C प्लस, H जो है वो बोलता है मैं इलेक्ट्रॉन देके जा रहा हूँ। इसको अभी शॉर्टकट से भी बोल दूंगा मैं, लेकिन पहले सुन लो कि प्रोसीजर क्या है। तो हमने कहा अच्छा इलेक्ट्रॉन देके जा रहा हूँ, मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है O माइनस पे H प्लस अटैक करेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। और ये जो बॉन्ड है जो कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और इसके पास प्लस है, वो इधर इलेक्ट्रॉन जाके इसको ठीक कर देगा। मतलब कुल मिला के सब कुछ सही हो गया, वैलेंसी वैलेंसी सब सही हो गई। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि भैया अच्छा इसको टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, भाई दिस इज टॉटोमेरिज्म। आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि भैया ये जो थर्ड वाला है ना भाई, ये जो थर्ड वाला है ना कार्बन का हाइड्रोजन, वो 1 पे चले जाएगा और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना। 3 वाला 1 पे चले जाएगा और 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड, ऐसा है। फिर बोल रहा हूँ 3 वाला ऐसे भी लिख सकते हैं इन सबको जोड़ के, ये 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड। तो 3 वाला 1 पे चले जाएगा, 2 3, ये शॉर्टकट होता है, ठीक है यार। 2 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 वाला 1 पे चला गया। तो हमने कहा ठीक है, और वैसे भी सिंपल है यार, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो ये हो गया कीटोन से इनॉल, कीटो इनॉल। भाई कीटोन को कीटो बोलते हैं और ये इनॉल है। इनॉल क्यों बोला, क्योंकि इन से ऑल जुड़ा है। इन से ऑल मतलब इन होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के कार्बन से जब ऑल जुड़ता है तो इसको इनॉल बोलते हैं। इवन आप इसका यूपीएससी भी देखेंगे तो आपको ये सुनाई देगा, प्रोप है ना, 1 इन प्रोप 1 इन 2 ऑल, ठीक है ना। अब इसको जोड़ के देखो, इनॉल दिख रहा है, तुमने कहा दिख तो रहा है सर, तो इसी को बोलते हैं इनॉल, इनॉल। तो प्रोप 1 इन 2 ऑल, तुमने कहा इनॉल, हाँ सही है। तो इन से अगर ऑल जुड़ा है तो उसको बोलते हैं इनॉल, तुमने कहा ठीक है। अब तुमने कहा यार कुल मिला के आप क्या समझाना चाह रहे हो कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तभी आपको टॉटोमेरिज्म मिलेगा। और अल्फा हाइड्रोजन हर किसी को मत बोलना, अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है और अल्फा कार्बन कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कीटोन है, अब मैंने कहा कीटोन, अब वो आपसे ये तो नहीं कहेगा दिखाओ, ये तो मैंने शो किया है, वही जो भी पीछे शो किया है ये वही है, कि वो ये थोड़ी बोलेगा दिखाओ कैसे होता है। भाई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको थोड़ी बोलेगा कि कीटोन से इनॉल बना के दिखाओ। वो बोलेगा क्या कीटोन, कुछ कीटोन्स दिखाएगा आपको और बताएगा कि क्या ये वाली चीज़ें टॉटोमेरिज्म देंगी। आपको बस देखना है, अगर वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो वो देगा। तो आपका मेन काम इसी से होना है, ठीक है। तुमने कहा ठीक है। मैंने कुछ एक अच्छा मैप बनाया है, नक्शा, जिससे आपको मेरे को बीच में क्वेश्चन समझाना नहीं पड़े, खुद से आप क्वेश्चन कर लो। चलो, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन, यही तो क्वेश्चन आए सबसे ज़्यादा एग्जाम में, ठीक है। मैंने इसमें बोला है कि अगर 2 क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड जो है कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा कभी, जैसे मान लो आपका टॉटोमेरिज्म हो रहा है और ऐसा ट्रांसफर सेक्शन आ रहा है, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन, जैसे बायो की भाषा में बोलते हैं ना, अगर ट्रांसफर सेक्शन ऐसा आ रहा है, बोलना कभी जिंदगी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये, क्योंकि ये क्या है, 2 डबल बॉन्ड आने से sp हो जाता है और sp कभी भी ऐसा एंगल थोड़ी है, sp 180 का एंगल होता है यार, ये कौन सा एंगल है भाई, है ना। तो पॉसिबल ही नहीं। और कभी ज़िंदगी में केमिस्ट्री में आप नहीं देखोगे, क्या नहीं देखोगे कि यार कभी साइकिल में आजू बाजू, साइकिल में बोल रहा हूँ, साइकिल में आजू बाजू डबल बॉन्ड आ गया हो, ये कभी नहीं देखोगे आप, कभी नहीं। ऑल्टरनेट सुना होगा आपने, कभी डबल बॉन्ड आसपास नहीं, इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब लगातार,
ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव भी बोल सकते हैं, क्यूमुलेटिव या कॉन्जिक्यूटिव, मतलब लगातार डबल बॉन्ड आपका कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ऐसे में कार्बन कितना हो जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन, और sp हाइब्रिडाइजेशन का एंगल क्या होना चाहिए, 180, ये 180 का एंगल नहीं है, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये अंदर के रीजन है उसके, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो क्या कभी ऐसे लगता है ना सिचुएशन, मना करना नहीं होगा। अगर आपको इनॉल दिया गया है, क्वेश्चन में इनॉल दे दिया है, तो आपको फिर बोलते हैं, आप कभी ऑब्जर्व नहीं करोगे अल्फा हाइड्रोजन, सीधे ग्रीन कार्ड इनके लिए, तो मतलब सीधे एंट्री, डायरेक्ट आंसर इज इनॉल एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म, मतलब इनॉल क्वेश्चन में दिया गया है, सीधे टिक मार देना, हरी झंडी दिखा देना, बोलना हरी झंडी, और हरी झंडी क्या है, हरी झंडी ये है कि भैया ये देगा, हरी झंडी क्या है, इनॉल तो देगा ही देगा, मतलब ऑलरेडी इसके पास ग्रीन कार्ड है, तू तो है भैया नागरिक, है ना, तेरे को कुछ भी प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, तू इस देश का नागरिक है, इनॉल, बाकी लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, तेरे को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, तो इनॉल को तो सीधे टिक मार देना, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने कहा ठीक है। तीसरा, अगर बाईसाइक्लो कंपाउंड आ गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड, देखें अच्छे से इसको, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, देखो जब आप बाईसाइक्लो कंपाउंड देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि यार बाईसाइक्लो कंपाउंड अगर अल्फा वाले हुए तो बोलते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, बहुत ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, और ये वाले अल्फ़ा कभी हिस्सा नहीं ले सकते, तो कभी अगर अल्फ़ा बाईसाइक्लो वाला है ना, सीधे मना कर देना, वो हिस्सा नहीं लेगा, ठीक है ना, ऐसा है। तो बाईसाइक्लो ब्रिज हेड हाइड्रोजन नॉट पार्टिसिपेट इन टॉटोमेरिज्म, ठीक है ना, बाईसाइक्लो समझते हो ना, ये कनेक्टिविटी जो है ना, ये दो साइकिल, ये ऐसा है, इनको बोलते हैं। तो हमने कहा अच्छा इनको मना करना है, हाँ मना करना है, ठीक है। और ये सी डबल बॉन्ड हो स्ट्रॉन्ग होता है, सी डबल बॉन्ड से, ये मैं आगे कभी यूज़ करूँगा, जबकि ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, आगे एक इनोलाइजेशन का एक ऑर्डर आता है उसमें यूज़ करेंगे, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को इस वाले पॉइंट की, ठीक है, कि कौन देगा कौन नहीं देगा, एग्जिबिट वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आप सवाल करें भाई, मेरे को जवाब चाहिए आपसे, आप पॉज करिए, सवाल करिए, आप यहाँ भी पॉज करिए, सवाल करिए। चलिए ये तो बाद में आएगा, ये यहाँ तक आपके पास 15 क्वेश्चन है, पॉज करिए और जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए मैं शुरू करूँ, चलिए अब आपको करना क्या है, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन देखना है, तुमने कहा हाँ, और इनॉल को सीधे एंट्री देनी है, तुमने कहा हाँ, और कभी बाईसाइक्लो कंपाउंड दिया हो तो ब्रिज हेड अगर भाई ये है तो ये अल्फा होगा, तो ब्रिज हेड अगर अल्फा पे आ रहा है तो मना कर देना, सीधे बोला बहुत स्टेरिक हिंडर्ड एरिया होता है, वहाँ से कोई काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ भी अल्फ़ा, यहाँ भी ये दे देगा, यहाँ अल्फ़ा है भाई, CH2 CH3 ना, अल्फ़ा है, फिनाइल में अल्फ़ा नहीं होता, ध्यान रखना, फिनाइल जो है अगर आप कभी जोड़ के देखो तो आपको दिखेगा हाँ यार फिनाइल में अल्फ़ा नहीं होता, क्योंकि फिनाइल का कार्बन ये जो इससे जुड़ा है भाई, जो डायरेक्टली वाला होता है उसे अल्फ़ा बोलते हैं, हर किसी को मत बोल देना, इसको मत बोल देना, डायरेक्टली जो जुड़ा है। अब ये बताओ इसकी तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है, 1 2 3 4, तुमने कहा तो इसका मतलब H नहीं है उसके पास, अल्फ़ा कार्बन तो है, H नहीं है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता इसके पास। लेकिन यहाँ तो है ना, किसी भी एक तरफ है अंदर एंट्री, यहाँ दोनों तरफ ही नहीं है, फिनाइल के पास तो अल्फ़ा होता ही नहीं है। CH3NO2 ये अल्फ़ा, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, NO2 ये अल्फ़ा है, ठीक है ना, तुमने कहा ठीक है। ये CO फंक्शनल ग्रुप ये अल्फ़ा है, लेकिन अल्फ़ा कार्बन ही है, हाइड्रोजन तो उड़ा दिया आपने, क्यों, उस पे से H हटा के क्या लगा दिया, CH3। अब यार C पे 3 CH3 आ गए और उसको आपने CO से जोड़ के रखा है चौथी वैलेंसी पे, तो यार C पे तो कुछ है ही नहीं ना हाइड्रोजन, वो तो बाजू में हाइड्रोजन, C पे थोड़ी, तो अल्फ़ा कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। ले भाई कट्टस, ये तो बहुत बेहतरीन केस, बहुत ही बेहतरीन। ये देखो H, तुमने कहा हाँ वही इनॉल वगैरह, तो तुमने कहा हाँ यार यहाँ तो है भाई, अपन को करना क्या है, सीधे बस ये देखो। मैं तो लेकिन इसमें एक बात और सिखाना चाहूँगा कि अगर इसका टॉटोमेरिज्म किया जाए तो क्या बनेगा, तुमने कहा फिनॉल बनेगा सर, क्योंकि आपको समझ है कि O पे H चला जाएगा, CC बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। अगर इसका एक शॉर्टकट ये भी होता है भाई, O पे H चला गया, CC बॉन्ड बन गया, तुमने कहा यार ये तो फिनॉल बन गया, ऐसा है। और फिनॉल तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो गई। चलिए अभी तो अपन को ही देखना है देगा कि नहीं, तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है वो देगा, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कहा यहाँ भी है अल्फा हाइड्रोजन, ये यहाँ भी अल्फा है CO के बाजू में, तुमने कहा बेहतरीन देगा। तुमने कहा यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ भी अल्फा है, अल्फा ही अल्फा, ठीक है देगा।
ये बहुत फेमस केस है, देखो स्टार मार्क करके रखे, बहुत बार आया हुआ केस है। किसी ने कहा सर अल्फा हाइड्रोजन है, मैंने कहा एक बार टॉटोमेरिज्म करवा के तो देखो। तुमने कहा सर ओ पे एच आ जाएगा, CC बॉन्ड आ जाएगा, और तुमने कहा तो वही सिचुएशन आ गई कि दो डबल बॉन्ड आजू बाजू, चाहे तो इधर से भी करके देख लो, वही मिलेगा। क्या इसका एच अगर मैं फेंक दूँ यहाँ पे तो CC डबल बॉन्ड बनेगा ना, और CC डबल बॉन्ड जो है तुम्हें मालूम है नहीं रह सकता आजू बाजू साइकिल के अंदर, उसको 180 का एंगल चाहिए ही चाहिए, sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो ये टॉटोमेरिज्म नहीं देगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, क्योंकि आप तो क्या अंधाधुन एच देख के बोल दोगे, लेकिन यहाँ पे ज़रा ध्यान से करना बच्चों। एच तो दिख रहा है, लेकिन उसका अगर टॉटोमेरिज्म कर दूँ ना मैं तो, और दूसरा अगर बाहर से देखना ही है तो फिर तरीके से देखो। तुमने कहा था अल्फा कोई sp3 होना चाहिए, क्या ये sp3 है? आप बताओ मुझे। अल्फा कोई, अब बाहर से तो लग रहा है अल्फा, लेकिन आपने कहा अल्फा कोई sp3 होना चाहिए, क्या ये sp3 है? तुमने कहा नहीं। क्या ये sp3 है? तुमने कहा नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड जुड़ा होता है तो मैंने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था sp2 होता है। जब sp3 है ही नहीं तो किस बात का अल्फा? बेवकूफ़ बना रहा वो आपको, ठीक है। अब वो आप क्या बोलूँ मैं चलिए, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है, वो पता नहीं किस पे जा रहा है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये देखो, तो ध्यान से करना भाई, वो sp3 नहीं है, sp3 होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना अल्फ़ा उसे बोलते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा होता है। फिर से देखो, ये तुमने कहा उसे अल्फ़ा बोलते हैं, सही है ऐसा। चलिए ठीक है, अब ये देखो तुमने कहा यार इसके बाजू में ये, इसके बाजू में ये, तुमने कहे तो पूरे उड़ा दिए इन्होंने। अल्फ़ा, अल्फ़ा कार्बन तो है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है ना, ये उड़ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है बेटा। चलिए ठीक है, चलिए ये बाजू में तो है भाई sp3 और अल्फ़ा है बिंदास, लेकिन यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगे हैं सब दूर, तो इसका मतलब ये नहीं देगा, सब अल्काइल ग्रुप है, अल्फ़ा है ही नहीं ना भाई। अल्फ़ा ये थोड़ी होते हैं, इसके ऊपर मिलेगा ना अल्फ़ा मिलेगा तो। सी के ऊपर का एच, जगह ही नहीं बचाई आपने इन सी के ऊपर कि भाई एच लगाओ, है ना, तो नहीं देगा। अब ये आ गया देखो, तुमने कहा अरे यार बाहुबली क्वेश्चन, तुमने कहा यार यहाँ वाले एच हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि वो ब्रिज हेड है ना। लेकिन अभी आप देखें, ये तो चलो हिस्सा नहीं ले सकता, यहाँ तो देखना भी गुनाह है, पाप है, भले ही वहाँ एच हो, कुछ नहीं हो सकता, छोड़ दो, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। लेकिन ये तो भाई ब्रिज हेड नहीं है ना, ब्रिज हेड तो इधर है, लेकिन इसके बाजू वाला ये अल्फ़ा पे तो हाइड्रोजन है ना, तो एक जगह ब्रिज हेड ने पकड़ा है, लेकिन दूसरी जगह तो छोड़ दिया ना, तो दूसरी जगह से दिखा देगा वो अल्फ़ा है हमारे पास, ऐसा है। तुमने यहाँ एक ने भी नहीं छोड़ा था, इसलिए निपट गए थे पूरे, ठीक है, पूरे निपट गए। ये देखो आप, यहाँ से छोड़ दिया, तुमने कहा हाँ, यहाँ पे भी निपटा दिया उसने को, अल्फ़ा तो है लेकिन भाई सब तरफ से घेर के रखा है, एच तो है ही नहीं हमारे पास। तुमने कहा सही बात है, ये है आपके पास। तुमने कहा इनॉल को तो सीधे हरी झंडी है, ठीक है, इनॉल को तो सीधे। एक्चुअल में क्या हो, इनॉल के पेरेंट्स को बुला के पूछते हैं कि भैया देखो इनके पेरेंट्स कौन थे, तो हमने कहा इनके पेरेंट्स अगर बनाना है आपको तो ऐसे बनता है, वो एच का एच बगल में, डबल बॉन्ड सीधा ऐसा। और जब आप इनके पेरेंट्स को बना, मतलब आप बना देते हो यहाँ पर, आपको देखने लगता है ये तो नॉर्मल केस हो गया, अल्फ़ा तो है। तो एक्चुअल में इनॉल के केस में जब आप उनके पेरेंट्स को बनाओगे ना, जो कि ऑर्गेनिक में बहुत बनाया आपने, ओ एच का एच बगल में, डबल बॉन्ड सीधा, मेरा स्लोगन था, ओ एच का एच बगल में, डबल बॉन्ड सीधा जब आप इनॉल को सही करते हो तो आपको एक अच्छा खासा बिल्कुल sp3 हाइब्रिडाइज्ड अल्फ़ा वाला मिल जाता है। sp3 होना चाहिए ना अल्फ़ा वाला, तो वो मिल जाता है, बढ़िया। तुमने कहा हाँ अच्छा, इसीलिए इनॉल को हरी झंडी दिखाइए, ऐसा होता है, इसी वजह से इनॉल को हरी झंडी दिखाइए। अब बनने का, चलो ये भी ठीक है। एक यार IIT वाईटी में मतलब हमें तो इतना ज़्यादा इसका यूज़ नहीं होता, सही बताऊँ, हमारे काम का नहीं है। नहीं तो जैसे एक 1-3 माइग्रेशन होता है, जैसे आपने पीछे मेरी नंबरिंग जैसे मैंने बताई थी कि 1-3, तो 1 2 3, जिसमें से 1 और 3 माइग्रेशन बोलते हैं इसको, 1-3 माइग्रेशन। 1-3 माइग्रेशन मतलब समझ गए ना भाई, कूद के 3 वाला 1 पे चला गया हाइड्रोजन। तुमने कहा अच्छा ठीक है, ऐसे ही एक 1-3 माइग्रेशन नहीं मिलता है तो 1-5 माइग्रेशन मिलता है। 1-5 माइग्रेशन हमारे काम का नहीं है, लेकिन फिर भी जल्दी से बता देता हूँ। 1-5 माइग्रेशन बहुत पहले का भी पुराने पैटर्न में काम का था, लेकिन अभी जल्दी से एक बार देख लो
कि यार देखो बाजू से तो कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें पता है, लेकिन इनने कहा कि यार 1-5 माइग्रेशन में क्या होता है, जब बाजू में 3 से काम नहीं होता है भाई, ऑब्वियस ही बात है कि यार 1 2 3 4 5, तो हमने कहा 5 वाले से है काम हो जाए, मतलब 5 वाले पे है, तो हमने कहा 5 पे तो अल्फा है, तो बोला 5 वाले से काम हो जाएगा। और 5 वाला क्या करता है, कूद के यहाँ चला जाता है। मैं अभी बहुत शॉर्ट डिस्कशन रखूँगा इसके लिए तो, लेकिन भाई आराम से देखना कि ये 1-3 जब पॉसिबल नहीं हो पाता है तो एक 1-5 होता है, लेकिन वो 1-5 हमारे काम का इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ 1-5 भी दे देगा। मतलब इसको अगर मैं एक 16वां केस बना दूँ तो मैं बोलूँगा कि भैया ऐसा जो केस है वो दे देगा, ऐसा दे देगा। आई बात समझ में, दे देगा। क्योंकि बोलते जब 1-3 माइग्रेशन नहीं हो पाता तो क्या कौन काम करता है, 1-5। बहुत रेयर केस है बट ऐसा होता है, ठीक है ना। तुमने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं तो इसका पूरा रेजोनेंस भी सिखा सकता हूँ, है ना, कि भाई H गया O पे, O माइनस H प्लस, वो टाइम खोटी करेगा। आप बस ये देख लो, तो अगर ज्ञान लेना ही है तो कि 1-3 के अलावा एक 1-5, अगर 1-3 पॉसिबल नहीं है और वहाँ दिख रहा 5 जैसा कुछ है तो 1-5 माइग्रेशन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन प्रोवाइडेड ये मल्टीपल बॉन्ड बीच में होना चाहिए। जब हम बोलते हैं ना कि 1-5 हो सकता है तो वो ऐसा खाली स्ट्रक्चर जैसा नहीं होना चाहिए भाई। जैसे होता है, तुमने कहा पीछे जो केसेस दिए थे सर, आपने तो मना कर दिया था कि यहाँ नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं थे, एल्काइल ग्रुप थे, तो आप 1-5 पे चले आते जब 1-3। अरे भाई कहने का मतलब ये है कि बीच में मल्टीपल बॉन्ड भी होना ज़रूरी है तब जाके, इसीलिए उन केसेस में ओवर थिंकिंग मत करना। इसलिए हम लोग ये केस जो है सामने लेके ही नहीं आते, फालतू अपना ज्ञान दिखाते ही नहीं है, ऐसा है, ठीक है। हाँ बहुत पुराने पैटर्न पे पढ़ा रहे होते ना तो फिर हम इसको लेके आते हैं, या IIT के लिए पढ़ा रहे होते तो फिर IIT वाईटी में यूज़ होता है ये, ठीक है ना। चलिए फिर भी एक सेफर साइड के लिए बता दिया, मल्टीपल बॉन्ड होना ज़रूरी है बीच में, ठीक है ना। और तब जाके 1-5 माइग्रेशन पॉसिबल हो जाता है, अगर 1-3 आपके पास वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो, ठीक है। ऐसा है, 1-3 क्यों नहीं है तो आप जानते ही हो कि ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है तो ये अल्फ़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। भैया H तो है बट ये अल्फ़ा नहीं हो सकता, sp2 वाला है, ठीक है। ज़बरदस्ती कर भी दूँ तो ये ऐसा वाला बॉन्ड बन जाएगा जो कि सही नहीं है, मालूम है ना आपको ये सब बातें, ऐसा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये केसेस हो गए होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक इनोलाइजेशन है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन भी IIT में थोड़ा ज़्यादा काम आता है, लेकिन हाँ ऐसा कह सकते हैं कि नहीं यार अपन को भी इसको एक बार देख लेना चाहिए, ये थोड़ा डाइसी सा होता है, ठीक है, इसलिए आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। इसको देखने से पहले मैं चाहता हूँ इसको देख लो आप, ठीक है, फिर उसको देख लेना आप। देखो इसमें ये एक सवाल है जो आपको दिया जाता है ऐसा, ठीक है, PYQ में भी आया हुआ है, वहाँ पे नहीं तो डाउट होता है आपको कि यार ये स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे लगाया आपने, ठीक है ना। अब जैसे ये है, इन्होंने पूछा इनोलाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ इनॉल, है ना, इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ऑर्डर ने पूछा। तुमने कहा चलो ठीक है, ध्यान से देखो। अब इसमें मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि यार इसमें पाई सिग्मा पाई का कॉन्जुगेट सिस्टम है, इवन LP सिग्मा पाई का भी है ना। तो तुमने कहा बढ़िया कॉन्जुगेट सिस्टम है पाई सिग्मा पाई, जबकि यहाँ पे पाई सिग्मा सिग्मा पाई है, ये तो कॉन्जुगेट नहीं होता ना। तुमने कहा ये तो नहीं होता, तो इसका मतलब एक इनॉल की स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन रोल प्ले करता है, बोलते हैं इनॉल की स्टेबिलिटी के लिए रोल प्ले करता है कॉन्जुगेट सिस्टम, वही उसी को रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस बोल लो या कॉन्जुगेट सिस्टम बोल लो, ठीक है। चलिए या कॉन्जुगेशन बोल लो शॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। और क्या है, एरोमेटिसिटी, मतलब बेंजीन वेंजीन आ जाए, अभी यहाँ तो है नहीं, एक जनरल बता रहा हूँ कि अगर बेंजीन आ जाए तो एरोमेटिसिटी। फिर एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने कहा ठीक है, मतलब ये अहम किरदार निभाते हैं, ऐसे तो फिर मैं और भी लिख सकता हूँ, लेकिन अहम किरदार निभाते हैं लोग। कॉन्जुगेट सिस्टम, एरोमेटिसिटी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसा है। एक होता है C, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो C डबल बॉन्ड O इज़ मोर स्टेबल देन C, वो लिखा था ना पीछे मैंने एक कि C डबल बॉन्ड O ज़्यादा स्टेबल होता है CC बॉन्ड से, वो देखो वो CO स्ट्रॉन्गर भी होता है, वही स्ट्रॉन्गर मतलब स्टेबल, भाई स्ट्रॉन्ग है तभी वो स्टेबल है, तो स्ट्रॉन्गर बनता है। तो हमने कहा ठीक है यार, ठीक है, बाकी इतनी गहराई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपन को, लेकिन बता रहा हूँ मतलब ये मालूम होना चाहिए कि भाई एक इनॉल की स्टेबिलिटी में ये लोग रोल प्ले करते हैं। तुमने कहा ठीक है। तो तुमने कहा यार यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम है और साथ में आप देखो सोने पे सुहागा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही।
तुमने कहा ठीक है। तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुमने कहा साथ में कॉन्जुगेट सिस्टम, तुमने कहा ठीक है, इसीलिए ये थर्ड वाला जो है पहले नंबर पे आया, है ना। तुमने कहा चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमने कहा ये सेकेंड और फर्स्ट में क्या करें, बोले ये जो सेकेंड और फर्स्ट वाला है इसमें एक परेशानी, यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है। बोले जब यहाँ पे कॉन्जुगेट सिस्टम नहीं है तो भैया आप एक काम करो, CO को CC पे भारी पड़वाओ। फिर भाई CO देखो जो इधर है वो तो है ही, छोड़ दो उसको, किधर वेरिएशन दिख रहा है। तो हमने कहा CO इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड, ऐसा है। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि CO इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड। लेकिन एक बात बताता हूँ तुम्हें, इसके इंट्रामोलिकुलर में अगर कोई ऑब्वियस सी बात है कोई कंफ्यूज भी हो रहा होगा, इंट्रामोलिकुलर भी तो है सर। इसके इंट्रामोलिकुलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूं, लगेगा तो इंट्रा है इसके पास, लेकिन इंट्रामोलिकुलर में इसमें एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ये है, ये वीकर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। तुमने कहा हमने तो कभी ऐसा नहीं पढ़ा कि वीक है स्ट्रॉन्ग है, इंट्रा तो इंट्रा होता है भाई, फ़ोन के साथ हाइड्रोजन सामने फ़ोन। अब आपको जाना एक चीज़ बताता हूँ कैसे। एक्चुअल में आपने देखा यहाँ डबल बॉन्ड बीच में दिखा था, जिसमें एक हमें कॉन्जुगेट में भी फ़ायदा मिला था। तुमने कहा मिला तो था। अब आप देखो यहाँ डबल बॉन्ड बाहर बना है, अब उससे क्या हमें थोड़ा सा नुकसान भुगतना पड़ता है इंटरनली। और जाए तो बोलते हैं जो आपका सिंगल बॉन्ड है, आप देख रहे हो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, सिंगल डबल ट्रिपल में आपने सुना होगा, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो पता है ये जो आपका ये जो चिलेशन हो रहा है, ये जो आपका चिलेशन मतलब ये ऐसा रिंग टाइप का जो बन रहा है मिला जुला के, बोलते हैं यार बॉन्ड लेंथ जब कम होती है ना, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है तो ये लोग पास में आते, ऑब्वियसली बात, बॉन्ड लेंथ का मतलब पास में इंट्रामोलिकुलर बहुत अच्छा बनता है। लेकिन ये जो सिंगल है, अब भाई बड़ा बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, दूर है तो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर दूर वालों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं फिर इसका इनॉल जैसा ही दिखने लगेगा आपको, क्योंकि इंट्रा उस लेवल पे सपोर्ट ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इंट्रा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो दूर है। अब वो आप नहीं पढ़ते थे इंट्रा कहाँ एग्जिस्ट करती है बेंजीन के केसेस में? साहब ऑर्थो पोजीशन पे। हाँ यार सही बात है, ऑर्थो पोजीशन पे क्यों करती है? डिस्टेंस पास है, डिस्टेंस जहाँ बढ़ाया इंट्रा एग्जिस्ट थोड़ी करेगी, डिस्टेंस बढ़ गया इंट्रा एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसीलिए अब इंट्रा नहीं करेगी तो यार इनॉल ही रहेगा। अब इनॉल तो अनस्टेबल होता है, बोला उससे अच्छा तो फिर ये है। और C डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CC बॉन्ड, तो दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, ये स्ट्रॉन्ग भी है और साथ में इनॉल भी नहीं है, तो ये इनॉल और ये इनॉल है। फिर भी आगे क्यों है? इंट्रा मैंने कहा था ना समाज में इज्जत दिलवाता है पिछड़े हुए को, तो यहाँ प्रॉपर इंट्रा है और इसीलिए उसने इज्जत दिलवा दी इसको। नहीं तो नॉर्मली इनॉल कहाँ फिके हुए रहते हैं? पीछे। मतलब आपके मन में जो ऑर्डर आ रहा होगा शायद वो आ रहा होगा 2, 3 और 1 ऐसा, लेकिन इसको समाज में इज्जत दिलवा दी इंट्रा ने, और जिसको समझ में इज्जत मिल गई वो आगे आ गया, तो ये इसलिए बन गया 3, 2, 1 ऐसा है। इसको समझना, फिर से रिपीट कर लो चाहो तो, फिर से रिपीट कर लो। चलिए फाइनली ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन तो हमारे बहुत काम का नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इसमें से सुन लो। जैसे इसमें ये सुनो आप कि यार ये जो सिंगल कार्बोनिल्स वाले होते हैं, सिंगल कार्बोनिल, मोनोकार्बोनिल जिसको बोलते हैं, मोनोकार्बोनिल वो पीछे रहते हैं, फिर डाई कार्बोनिल्स आगे रहते हैं, डाई कार्बोनिल, ठीक है। और डाई कार्बोनिल जिसके अंदर इंक्लूडिंग एस्टर वो और पीछे, ऐसा डाई कार्बोनिल जिसमें कीटोन वीटोन होता है वो आगे, अल्डिहाइड कीटोन जिसमें होता है ना, डाई कार्बोनिल इंक्लूडिंग अल्डिहाइड कीटोन, मतलब इंक्लूडिंग बोल लो इन्वॉल्विंग बोल लो, एक ही बात है ना, वो आगे रहेंगे। और सबसे आगे वो स्कूल में वो करते हैं ना हुटिंग, सबसे आगे लड़के कौन? अपने अपने स्कूल्स का नाम बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे आगे ये, क्योंकि इसके टॉटोमेरिज्म से पूरी रिंग सही हो जाती है और तुम्हें पता है वो एरोमेटिक बन जाएगा स्ट्रक्चर, और एरोमेटिक होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है केमिस्ट्री में। एरोमेटिक अगर कोई चीज़ हो गई, मतलब उसमें बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, सब हो रहा है, एरोमेटिसिटी आ गई, तो उससे ज़्यादा स्टेबल कुछ माना नहीं जाता है, तो ये बहुत स्टेबल माना जाता है। तुमने क्या ये लिख के बताओ सही क्या है, ये क्या लिखा है? मेरा कहना है कि कभी कोई ऐसे आपको ऑर्डर दे, जैसे आपको कहा किसी ने सब कीटोन है, तुमने कहा ठीक है, फिर किसी ने कहा साहब कीटोन एस्टर है, कीटोन एस्टर,
तुमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद किसी ने कहा साहब ये H2 लो H2, ठीक है, और ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। फिर किसी ने कहा साहब ये है। तो बस आप समझो, देखो कहानी को, तुमने कहा चलो ये तो मोनो वाला पीछे, ठीक है। उसके आगे डाइकीटोन। अब डाइकीटोन में क्या होता है, जब फिनाइल विनाइल आ जाता है, देखो एक तो पहली बात एस्टर है, इनका मानना मतलब ये है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ये। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होता है, इकट्ठा कर देते हैं इलेक्ट्रॉन। इनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मतलब आप यूँ समझो कि ये जो मैंने पॉइंट लिखा था, इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, कहाँ गया यार अभी, अच्छा आगे लिखा था ये, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो सपोर्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे फिनाइल विनाइल हो गया, ये सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है ना। इसमें एरोमेटिसिटी भी है जो उसके अंदर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। कॉन्जुगेट सिस्टम भी बनेगा इसमें, जब आप उसको बना के देखेंगे ना फिनाइल को, तो आप देखेंगे हाँ यार जब इसका इनॉल फॉर्म बनेगा, भाई इमेजिन करो इनॉल फॉर्म बनाया तो आपको एक कॉन्जुगेट सिस्टम इससे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो आपने कहा सही बात है, तो इससे कॉन्जुगेट सिस्टम दिख जाएगा। तुमने कहा ठीक है ना भाई, ऑब्वियस ही बात है, पाई सिग्मा पाई का बन जाएगा ना। तुमने कहा पाई, तुमने कहा हाँ सही बात है, पाई सिग्मा पाई पाई, फिर भाई इसके अंदर पाई होता है, ये रहा सिग्मा, ये भी अभी डबल बॉन्ड बनने वाला है ना, क्योंकि इसका एच इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आएगा। तुमने कहा हाँ क्योंकि इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी है। ये बोलते हैं, बस ये याद रखना, ये जो एस्टर का ये ग्रुप है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये सपोर्ट नहीं करते, इसलिए एस्टर को पीछे रखा है। तुमने देखा था एस्टर को मैंने पीछे फेंका है, इंक्लूडिंग एस्टर, ये देखो क्या लिखा था, इंक्लूडिंग एस्टर पीछे है, और अल्डिहाइड कीटोन वाले इसके तो आगे ही है। माना कि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन इनका कहना है ये थोड़ा खतरनाक हो जाता है, एक्सेप्शनली मोर है, एक्सेप्शनली ज़्यादा, क्योंकि इसको एक नॉर्मल उसमें पढ़ते भी नहीं हो आप। नॉर्मल प्लस आई ग्रुप किसको पढ़ते हो, एल्काइल ग्रुप को, यही ना, ये भी लेकिन EDG है, डोनेटिंग ग्रुप है, इसलिए ये पीछे, ठीक है ना, याद रखना है इसको सीधे। एस्टर वाला पीछे, पहले तो मोनोकार्बोनिल पीछे, डाई में एस्टर वाला पीछे, फिर अब ये फिनाइल के चक्कर में इसको स्टेबिलिटी मिल गई, और ये तो खैर इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ये तो फिनॉल बना लेता है, तो मालूम है इसकी तो इसका तो चेहरा देख लो अच्छे से। तो हमने कहा ठीक है। तो ये इस तरीके से ऑर्डर ऑफ इनोलाइजेशन वगैरह कभी आता है तो हम कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। इनोलाइजेशन में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, मतलब जो सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा कम की बात नहीं है, वो इस दायरे से पूछे जाते हैं। अल्फ़ा देखो और बता दो, ठीक है ना, ऐसा। और ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया भैया कि ये ऐसा 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 होता है। यहाँ पे इंट्रा तो दिख रही है, लेकिन बहुत लोग कन्फ्यूजन है कि इंट्रा होने के बाद क्यों उसको पीछे फेंका अपन ने, ऐसा है। तो वो इसलिए पीछे फेंका था, वीकर है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से इंट्रा कमज़ोर होते जा रही है, बॉन्ड लेंथ कम है, इंट्रा अच्छी रहेगी, ऐसा है 3:1, ठीक है। चलिए तो अब अपन लोग देखते हैं इसके आगे, अपना स्ट्रक्चरल हो गया, अब अपन स्टीरियो पे आते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो दो भागों में बटा होता है, कन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल, ठीक है ना। कन्फिगरेशनल जो होता है उसमें हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे ज्योमेट्रिकल की और ऑप्टिकल की। जो ज्योमेट्रिकल है और जो ऑप्टिकल है उसकी अपन लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। और कन्फर्मेशनल में बात करेंगे न्यूमैन्स और सॉहर्स प्रोजेक्शन। इवन ये भी सवाल हो सकता है कि भैया कन्फिगरेशनल जो है उसमें किस किस के कन्फिगरेशन की बात करी है, तो बोलना जियो मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, ठीक है ना। और ये जो कन्फर्मेशनल है इसमें हम पढ़ेंगे बाकी दो, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन। ये दो छोटे छोटे, ये है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, बाकी ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसा है। इवन जब 11th क्लास में, भाई मैं तो 11th क्लास में पूरा पढ़ा देता हूँ, नहीं तो नॉर्मली 11th क्लास में ज्योमेट्रिकल होता है, बाकी ऑप्टिकल वगैरह, और ये हायर सेक्शंस में मतलब बाकी ऑप्टिकल वगैरह जो है वो 12th में होता है। ज्योमेट्रिकल मिल जाएगा 11th में, न्यूमैन्स मिल जाएगा 11th में, सॉहर्स मिल जाएगा 11th में, ऑप्टिकल मिलता है 12वीं कक्षा में, ऐसा है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम तो पूरा पढ़ेंगे ना भाई मैं तो वैसे भी कोई भी चीज़ पढ़ाता हूँ तो माना एक 10-20% पार्ट 12th में है, बाकी 80% पार्ट 11th में है, तो मैं तो पूरा 11th में ही पढ़ा देता हूँ। तो इसीलिए, और अभी तो आप खैर उसके लिए नीट के लिए पढ़ रहे हैं पूरा, है ना, वन शॉट में, तो पूरा ही एक साथ ही पढ़ना होता है ना। चलिए चलते हैं आगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से शुरू करते हैं।
क्या कंडीशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? बोला कंडीशन ये है, दो कंडीशंस होती है एक्चुअल में। एक तो ये ट्रांसफर सेक्शन चाहिए होता है, कौन सा? C डबल बॉन्ड C होना चाहिए, C डबल बॉन्ड N होना चाहिए, या N डबल बॉन्ड N होना चाहिए। इसके अब आपको केसेस नहीं मिलेंगे, पहले बता दूं, वैसे एक जनरल में बोल दिया जाता है, आपको इन दोनों के केसेस मिल जाएंगे। आई बात समझ में? हमारे कोर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड N, तो मतलब ये डबल बॉन्ड पे गौर करना कि ये डबल बॉन्ड वाले देते। तुमने कहा अच्छा, तो C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, तुमने कहा ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है? बोला ये तो होना ही चाहिए C डबल बॉन्ड C वगैरह या C डबल बॉन्ड N वगैरह, लेकिन उसके आजू बाजू वाले ग्रुप है उसको भी देखना जरूरी है। अगर वो ग्रुप आपस में डिफरेंट हुए, ये दो ग्रुप आपस में डिफरेंट होना चाहिए, ये दो ग्रुप आपस में इनकी शक्ल अलग अलग होनी चाहिए। डिफरेंट मतलब क्या? अलग अलग शक्ल, आपस में अलग अलग शक्ल होनी चाहिए। ये आपस में अलग शक्ल, आपस में अलग शक्ल। लेकिन कुछ लोग क्या ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, इस कार्बन का ग्रुप और बोला इस कार्बन का ग्रुप सेम है, कैसे? ए बी, और बोला इस सी पे भी ए बी है। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं करना है। दो अलग अलग कार्बन पे कंपैरिजन नहीं होगा। फिर बोल रहा हूँ, हर कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? एक कार्बन के दो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, एक कार्बन के दो ग्रुप कभी सेम नहीं होने चाहिए। फिर कह रहा हूँ, एक कार्बन के दो ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो तुमने कहा ठीक है, एक कार्बन के देखो दो ग्रुप अलग है, एक कार्बन के दो ग्रुप अलग, एक के दो ग्रुप अलग, एक के दो ग्रुप, वो दो ग्रुप इनसे भले ही मैच कर जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना भाई? इससे फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में? फर्क किससे पड़ता है? ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए। ये एज इट इज ऐसा का ऐसा यहाँ पर है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और C डबल बॉन्ड N वाले केसेस भी मिलेंगे जिसमें C पे अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। N पे तुमने कहा सर N पे तो एक ही ग्रुप है, दूसरा क्या? लोन पेयर भी एक ग्रुप की तरह काम करेगा। और ऑब्वियस सी बात है, लोन पेयर और इसकी शक्ल तो कभी मिलेगी ही नहीं। N पे कोई ग्रुप होगा और लोन पेयर होगा तो वो तो हमेशा डिफरेंट रहेंगे, तो उधर देखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। C पे देख लेना बस कि C पे अलग अलग है कि नहीं है। तो हमने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चले बच्चों, तो अपन बोलते हैं क्या क्या नहीं चलेगा। तो हमने कहा हाँ, इस टाइप का नहीं चलेगा भाई, दोनों सेम है, ये तो नहीं चलेंगे। वो तो एक भी कार्बन पे दो सेम हुआ है तो ख़त्म कर देना है कि भैया सेम वाले क्रॉस इसलिए मारा हुआ है। यहाँ पे ए बी, तो हमने कहा ठीक है भाई, यहाँ डिफरेंट था लेकिन यहाँ तो सेम हो गया। किसी भी डबल बॉन्ड के कार्बन ने कंडीशन को ख़राब किया, मतलब सेम ग्रुप आ गए, तो नहीं GI मिलेगा। अब चाहे दोनों में सेम आ गए या एक तरफ सेम आ गए, सेम अगर आ गया तो GI नहीं मिलेगा। दोनों पे डिफरेंट होना चाहिए। इस कार्बन को भी फॉलो करना पड़ेगा शर्तों को, इस कार्बन को भी फॉलो करना पड़ेगा शर्तों को। आई बात समझ में? दोनों कार्बनों को फॉलो करना पड़ेगा कि हमारे दो ग्रुप हैं, हमारे जो दो अनमोल रतन हैं खुद के, वो अलग अलग होना चाहिए। भाई ये इनके खुद के अनमोल रतन है ना, कि हाँ यार हमारे जो खुद के दो अनमोल रतन है वो एक दूसरे से अलग होने चाहिए। ये हमारे खुद के मतलब इस कार्बन के खुद के, इस कार्बन के खुद के, तो बस उस कार्बन के खुद के अनमोल रत्नों को देखना है। वो अगर डिफरेंट है तो बिल्कुल बोलो आपको क्या मिलेगा? GI मिलेगा। तुमने कहा यार बड़ी आसान सी शर्त है सर, तो इसका मतलब आपसे सवाल हो जाएंगे, ठीक है? अभी सवाल दूंगा, आप पहले एक रीजनिंग पार्ट देख लें जरा। यहाँ पर बच्चों रीजनिंग पार्ट ये है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको। रीजनिंग पार्ट इसमें यह है कि आप देखिए, इनका कहना यह है कि भाई अगर C सिंगल बॉन्ड हम देखते हैं तो बोला वो तो देता ही नहीं है आइसोमेरिज्म GI। आपने कहा था डबल देता है, तो सर सिंगल का क्या हुआ? मन में आता है ना सर, सिंगल का क्या हुआ और ट्रिपल का क्या हुआ? बोला यार सिंगल नहीं, नॉट को मैं इसलिए हाईलाइट करता हूँ, बच्चे के ढंग से पढ़ते नहीं है इसलिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ साइकोलॉजिकली कि भैया इस तरह ध्यान जाए, या नॉट कैपिटल में लिख देता हूँ कई बार ऐसा कि भाई आपका ध्यान जाए, ऐसा। आई बात समझ में? तो नॉट कैपिटल में भी लिख सकते हो, तो लिखना चाहिए, मतलब कभी भी नोट्स भी बनाओ ना कैपिटल में लिखना चाहिए नोट। चलिए, तो अपन ने कहा कि सिंगल बॉन्ड क्यों नहीं देता, तो बोलते हैं सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन हो जाता है, मतलब इतनी तेजी से घूम जाएगा कि आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे। अभी तुम सोचो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और धड़ 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 बोलता चला जाऊँ तो आपको कुछ समझ में आएगा क्या? आप समझ ही नहीं पाओगे उसको, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो बोलते हैं ये जो स्पीड में चीज़ें चलती है ना, उनको समझना मुश्किल होता है, तो इतनी तेज रोटेट कर देता है कि हम आइसोमेरिज्म स्टडी ही नहीं कर पाएंगे। और ट्रिपल वाला बोलते रोटेट ही नहीं करता, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है वो घूम नहीं पाएगा, रिजिड हो गया बॉन्ड, घूम नहीं पाएगा। ये कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, ये तेज़ी से घूम जाता है, और ये रिजिड है, घूम ही नहीं पाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड इसलिए नहीं देता क्योंकि वो घूम नहीं पाता। सिंगल बॉन्ड इसलिए नहीं देता क्योंकि वो इतनी तेज़ी से घूम जाता है। जबकि डबल बॉन्ड इसलिए देता है क्योंकि उसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कौन सा रेस्ट्रिक्टेड? मतलब धीरे धीरे घूमता है, मतलब ना बहुत धीरे ना बहुत फास्ट, जो मॉडरेट होता है ना, जैसे कभी तुमने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा
तो उसमें एक बात पूछी जाती है कि केमिकल काइनेटिक्स जो है उसकी स्टडी कहाँ होती है, तो बोलते हैं मॉडरेट रिएक्शंस में। तो मॉडरेट रिएक्शन में केमिकल काइनेटिक्स जो है इजीली, या काइनेटिक्स इजीली स्टडी कर लिया जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन जब आप पढ़ते हो ना वहाँ पे, बोला जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उसमें भी हम अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते, और जो वेरी स्लो रिएक्शन होती है उसमें भी अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। किस में अच्छे से स्टडी होती है? मॉडरेट रिएक्शन में। मॉडरेट मतलब बीच का, तो ये भी तो बीच का ही है एक तरह से, क्या है यार, डबल बॉन्ड बीच का, उसके इधर ट्रिपल, उसके उधर सिंगल। तो हमने कहा तो वैसी ही बात है, जोड़ सकते हो आप। तो बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, धीरे धीरे रोटेट करता है, और हम धीरे धीरे मतलब उतना भी धीरे नहीं, उतना धीरे कि हम स्टडी कर सके। तो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अच्छे से करना, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब हम आते हैं सवालों पर, सवाल जवाब करते हैं। चलिए सवालों के सही जवाब दीजिए, और आपको ही करना है, मैं नहीं करूँगा ये, मैं तो उसके बाद करूँगा, पहले आप करेंगे, ठीक है। चलिए अपना सामर्थ्य दिखाइए, ठीक है। चलिए शाबाश, पॉज करो और शुरू हो जाओ, पॉज करो और शुरू हो जाओ, ठीक है। चलिए कुछ लोगों का ध्यान इस पे है, और सर वो सफ़ेद पट्टी दिख रही है ऊपर जो पढ़ा रहे हो उस पर ध्यान नहीं है, वो यार कुछ अलग दिख रहा है, मतलब कुछ भी कहानी में अलग दिखता है, वहाँ अपन जाते हैं कि यार बाहर में जाए पढ़ाई करते रहेंगे, ये अलग क्यों दिख रहा है, पहले उस पर रिसर्च कर लें अपन, क्यों। अरे भाई चलिए, प्रोपीन फटाफट ऐसे बनाना है। देखो अगर एक दो क्वेश्चन देखने हैं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, तुम्हें डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द घूमना है। कहाँ घूमना है भाई? ज्योमेट्रिकल तो डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द ही घूमेगा ना, तो तुम्हें डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द घूमना है, और ये देखना है कि उसके जो दो ग्रुप है वो अलग अलग हैं कि नहीं। तुमने कहे तो सेम हो गए, यहाँ अलग थे भले ही, यहाँ अलग थे, लेकिन यहाँ तो सेम हो गए। और तुम्हें पता है किसी एक ने भी कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो जीआई नहीं मिलेगा, है ना। दोनों को फॉलो करना पड़ेगा कंडीशंस को, है ना, दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन्स को। ब्यूटेन पढ़ो, बनाओ। और भाई अब मेरा देख के नहीं बनाना है अब आपको, ठीक है ना, आप अपना बनाइए और अपना पहले पॉज करके और फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है ना। ये देखो सी डबल बॉन्ड सी को टारगेट करो, आपने कहा डबल बॉन्ड सी को टारगेट कर रहे हैं, दो डिफरेंट ग्रुप, यहाँ भी दो डिफरेंट ग्रुप, हमें तो इनको आपस में चेक करना है ना। मेरे दो अनमोल रतन अलग अलग हैं, मेरे दो अनमोल रतन अलग अलग हैं, दे देगा भैया, ठीक है। एक्रोलीन, मैं अभी इतना ही लिखता ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। ये एक्रोलीन एक अच्छा, बोलते काफ़ी खास नाम माना जाता है, मैं चाहता हूँ आप इसको याद रखें। एक्रोलीन होता है प्रोप टू इन वनल, प्रोप टू इन वनल मतलब प्रोप है, टू पे इन है और वन पे अल है, मतलब पहले कार्बन जो है उस पर अल्डिहाइड है, ये वन पे अल, तो प्रोप टू इन वनल, ठीक है। ये तुमने कहा चलो ठीक है। अब तुमने कहा यार क्या ये दिखाएगा, तुमने कहा कहाँ से दिखाएगा, एच रिपीट हो गया, ये नहीं दिखाएगा एक्रोलीन। तो एक्रोलीन का नाम पहले बहुत पूछा भी जाता था, इवन नाम पूछा जाता था यार, प्रोप टू इन वनल, बिल्कुल अच्छे से, 3 कार्बन है, 2 पे इन है, 1 पे एल्डिहाइड है, ठीक है। क्रोटोनल्डिहाइड मैंने जानबूझ करके आपके लिए छोड़ा है कि आप बताइए, क्योंकि अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी है, देखो आप आइसोमेरिज्म अगर पहले पढ़ रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन ऑर्गेनिक पढ़ने के बाद में पढ़ रहे हैं तो क्रोटोनल्डिहाइड आ चुका है। कौन सी रिएक्शन में? अल्डोल कंडेंसेशन, याद है आपको? अल्डोल कंडेंसेशन में क्रोटोनल्डिहाइड फाइनल प्रोडक्ट होता है। कैसे बनता था? बोलते थे ब्यूट टू इन वनल, मतलब एक्रोलीन जैसे ही नाम है, बस एक्रोलीन में प्रोप टू इन वनल होता है, यहाँ ब्यूट टू इन वनल होता है, इतना ही फर्क है बस, ठीक है। ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा है। तो तुमने कहा चलो ठीक है भाई, ठीक है, ब्यूट टू इन वनल। तो तुमने कहा यहाँ डिफरेंट है, देखो ये दो ग्रुप इसके, दो अनमोल रतन, यहाँ इसके दो अनमोल रतन अलग अलग है ना, तो क्रोटोनल्डिहाइड बिल्कुल आपको यहाँ जीआई दे देगा, ठीक है। 2 मिथाइल हेक्स टू इन, ये जल्दी जल्दी बना लो, ठीक है। हेक्स बनाओ, हमेशा कभी भी नाम से स्ट्रक्चर बनाओ ना तो पहले ये बनाया करो, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, बोलते हैं ना पहले नींव डलती है मकान की, तो बोलते हैं ये, बोला हेक्स 6 कार्बन, 2 पे मिथाइल बनाओ, तुमने कहा बना लिया, 2 पे इन बनाओ, तुमने कहा बना लिया। अब तुमने देखा, तुमने कहे तो रिपीट हो गए, दो अनमोल रतन सेम निकल गए, बोलना नहीं दे पाएगा, ठीक है। अब जल्दी जल्दी स्पीड बढ़ा लो, अब बोलना हेक्स 3 इन, हेक्स बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 3 पे इन बनाया, तुमने कहा ठीक है, और 3 पे इथाइल रख दिया आपने ले आके, इथाइल मतलब 2 कार्बन, फिर मैच खा गए ये, तो तुमने कहे तो मैचिंग मैचिंग हो गई, मैचिंग मैचिंग नहीं चलेगी, ठीक है, मैचिंग नहीं होना। आप समझ गए ना किसको ऑब्जर्व करना होता है, डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द जो डबल बॉन्ड के कार्बन है
उनके जो दो बॉन्ड होते हैं ये वाले, उनको अपन को ऑब्जर्व करना है। अलग कलर से बनाता हूँ। ये जो बॉन्ड होते हैं ना डबल बॉन्ड के कार्बनों के, ये बॉन्ड, ये इनको अपन को ऑब्जर्व करना होता है कि ये दो ग्रुप आपस में डिफरेंट तो नहीं है कहीं, तो यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ तो है, ऐसा। ठीक है, 1,2 डाइक्लोरोइथीन, भाई ये बनाया इथीन, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो। ठीक है, ओ बाबा, ठीक है। चलिए चलिए, अब तुमने कहा चलो ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, ये। अब तुमने कहा यार दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग है, ये H है, ये Cl है, ये Cl है, ये H है। तुमने कहा अलग अलग है, ये तो दे देगा। तो भैया आपस में दो अनमोल रतन अलग अलग होने चाहिए एक कार्बन के। ठीक है, वही दो अनमोल रतन उधर दिख जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपस में अलग होने चाहिए। ये ClH से अलग है, वहाँ ClH से अलग है, बात खत्म। फ्यूमेरिक एसिड, ये भी काफ़ी कीमती है भाई। मैं चाहता हूँ इसको नाम से पकड़ लें आप, जैसे एक्रोलीन में मैं चाहता हूँ नाम से पकड़ें, क्रोटोनल्डिहाइड में मैं चाहता हूँ नाम से पकड़ें, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक पढ़ते रहते हैं ना तो नाम आ जाता है। ठीक है ना। हाँ, कोई 11th वाला बच्चा देखे ये वीडियो मान लो, वो चलेगा, उसके लिए तो अभी है कि भाई वो आगे पढ़ेगा तो वो करेगा। ठीक है ना। चलिए, उसको दिखेगा क्योंकि रिएक्शन, लेकिन जो रिएक्शंस पढ़ चुके हैं उसके बाद जो करेगा उसको तो मतलब ज़रूरी है। ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड जल्दी करें। फ्यूमेरिक एसिड जो है वो क्या होता है एक्चुअल में, मैंने आपको एक हिंट किया है यहाँ पर, बोलते हैं ये एक ट्रांसफॉर्म होता है ब्यूटूइन 1,4 डाइओइक एसिड। तुमने का मतलब बोलते हैं, देखो 1,4 डाइओइक एसिड मतलब पहले तो ब्यूट है तो 4 कार्बन मैंने बना दिए, मान लो सी 1 2 3 4, तो मैंने कहा 4 कार्बन ब्यूट के चक्कर में बना दिया। ठीक है भाई, जिसके 2 पे इन रखा, मैंने रख दिया 2 पे इन, 1,4 पे ओइक बना दिया, इसको ओइक बना दिया, इसको ओइक बना दिया। तुमने कहा हो गया ना, यस हो गया। बचा हुआ वैलेंसी H से सेटिस्फाई करेंगे। अब तुमने ये देखा कि यार ये, तुमने कहा सर वो तो ट्रांस बोला था, कोई बात नहीं, उस CH को यहाँ बना देना तो ट्रांस हो जाएगा, ये अगले वाले के लिए यूज़ कर लेना। चलो, जैसे मैंने कहा था आपको बनाना होता है ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1,4 डाइओइक एसिड। ये देखो COH, ये हो गया 1,4 डाइओइक एसिड। तुमने कहा ठीक है, बचे हुए पे H, तो ये जो इधर उधर बना रहे ना, इसका H इधर, इसका इधर, COH इधर, COH, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म जो है इसका, ठीक है ना। अब तुमने कहा HCOH, भाई आपको तो C डबल, भाई देखो इस बार मैंने कैमरा टेढ़ा कर दिया, ध्यान रखना, इस बार मैं C डबल बॉन्ड C ऐसे खड़े में बना दिया। अरे मेरी मर्जी भाई, मैं खड़े में बनाऊं आड़े में बनाऊं, क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारा काम क्या है, चाहे खड़े में बनाए या आड़े में बनाए, उसके जो दो अनमोल रतन है तुम्हें उसको चेक करना है। आई बात समझ में। और ये देखो अलग अलग है, ये देखो आपस में अलग अलग है, बात खत्म। ये दे रहा है तो फ्यूमेरिक एसिड दे रहा है, और मैलिक एसिड सिस फॉर्म होता है इसी चीज़ का, सेम स्ट्रक्चर का सिस फॉर्म। ये देखो सिस फॉर्म है ना, लेकिन यहाँ भी तो कहानियाँ वही है ना कि भैया आप देखोगे आपको दिखेगा कि नहीं सर, हाँ बात सही है, H और COH दो अनमोल रतन अलग अलग हैं, तो मैंने कहा मेरे तो अनमोल रतन अलग अलग होने चाहिए यहाँ पर, है ना, C डबल बॉन्ड C पे। तो ये रहा C डबल बॉन्ड C, ये दो इसके अनमोल रतन हैं वो अलग अलग होने चाहिए, और वो हैं अलग अलग। बस वो तो एक नाम है कि भैया फ्यूमेरिक जो है वो ट्रांसफॉर्म COH इधर उधर बनता है, और सिस ट्रांस तो खैर सबको आता ही है ना कि सिस ट्रांस क्या होता है, और ये सिस सेम साइड में बनता है तो सिस फॉर्म है, तो वो मैलिक एसिड है ये, तो मैलिक एसिड, ठीक है ना, और ये फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है ना, ट्रांस वाला। ठीक है, इसको कई बार मैं मिस सिस बोलता हूँ, जैसे कभी आपको याद रखना है ना कि यार सर हम भूल जाएंगे कि मैलिक कौन सा था, सिस वाला था कि ट्रांस वाला था, तो मिस बोला करो, मिस सिस, ऐसा होता है राइमिंग, सिस को मिस कर दो, मिस सिस, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने कहा ठीक है भाई ऐसा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, ऑक्जिम के बारे में आपको थोड़ा पता हो तो अच्छा है। ऑक्जिम इस ट्रांसफर सेक्शन को बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH, किसको बोलते हैं, C डबल बॉन्ड NOH। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था जब मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन पढ़ा रहा था, लेकिन हो सकता है वो वीडियो नहीं देखी हो, कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन आप मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। मैं आपको कुछ बोलता हूँ ना कुछ, है ना, कि भाई मेरे को ये कर दो, लाइक कर दो, वो कर दो, ठीक है, वो तुम्हारा है वो तो, ठीक है ना। और जो बोलते हैं वो गलत नहीं बोलते, वो सबका एक अपना अपना नेचर है। देखो यार, जो बोलते हैं वो भाई उनको भी तो मोटिवेशन चाहिए भाई, जो आपके लिए बना रहे हैं वीडियोस उनको मोटिवेशन चाहिए, तो वो मोटिवेशन मांग रहे हैं, सीधी सी बात है, कोई बुराई नहीं उसमें कि भाई आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें,
तो मोटिवेशन सिंपल है यार, सबको चाहिए होता है, ऐसा मेहनत करता है तो कहाँ से पुश मिलेगा, आपको भी तो मोटिवेट करते हैं हम, तो हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए वैसा। लेकिन ये है कि एक नेचर भी होता है सबका, कि यार एक नेचर है कि भाई आप भूल ना जाओ, आपको बता दें भाई ये कर देना ऐसा, ठीक है। तो वो मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लगता है, इसलिए मैं वो सब, हाँ लिखा ज़रूर रहता है लास्ट के बोर्ड वोर्ड जब लगाते हैं, क्योंकि उसमें नंबर भी लिखें, और जैसा हमारी टीम बोलती है वैसा हम लोग करते हैं कि भैया मतलब टीम बताइए ना कि तो नहीं ये लास्ट में ये बोर्ड पे वो नंबर आते हैं, बच्चों को कभी कांटेक्ट करना पड़ा तो उसमें लिखा रहता है शायद से, ठीक है। अपनी अपनी वो है, और मैं मांग भी लूँगा तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया ना एक मोटिवेशन सबको चाहिए, लेकिन एक नेचर होता है कि नहीं यार खुद ही कर देंगे ये लोग, ठीक है ना, इनको अच्छा लगेगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं करेंगे, बात खत्म, सिंपल है यार, हमारा काम हम करते जाएंगे वो तो। चलिए सी डबल बॉन्ड एन, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद सी डबल बॉन्ड NOH, तुमने कहा इसको बोलते हैं ऑक्सिम, ठीक है। अब ऑक्सिम तो है, तुमने कहा जब जनरल ऑक्सिम लिखा होता है तो ये माना जाता है, कुछ नहीं लिखा उसने, कोई ग्रुप नहीं, तो ये माना जाता है कि ये दो अलग अलग ग्रुप यहाँ पर हो सकते, भाई सेम भी हो सकते हैं अलग अलग भी, लेकिन अलग अलग हो सकते हैं ना। तो जब तक ऑक्सिम जनरल नाम लिखा है तब तक हाँ बोलना कि हाँ देगा। अब ये ऑक्सिम में खास बात क्या है, तुमने कहा बहुत देर बाद सर ये आया सी डबल बॉन्ड एन, नहीं तो सी डबल बॉन्ड सी ही सुनाई दे रहा था, क्योंकि सी डबल बॉन्ड एन के ज़्यादा केसेस हैं नहीं, तो तुमने कहा ठीक है। चलिए एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम में स्पेसिफाई कर दिया उसने कहा है कि यार एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम का मतलब होता है कि आप पहले ऑक्सिम बनाओ सी डबल बॉन्ड NOH, ठीक है ना। चलिए अब बोलते हैं एसिटल्डिहाइड का मतलब होता है कि आपकी कहानी CH3CHO एसिटल्डिहाइड से मिलनी चाहिए। ये देखो जिसमें बस मैं O नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम बनता है तो वो O निकल जाता है। जैसे ऐसे समझो, कभी ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हम पढ़ाते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन के सामने अगर अमीन ग्रुप आ जाए तो वो अमीन ग्रुप की रिएक्शन ऐसे चलती है, ऐसा H2O निकल जाता है और ये बचता है, देखो सी डबल बॉन्ड NOH। तुमने कहा यार ऑक्सिम बन तो गया, तो तुम्हें बस ये देखना है कि ये दो ग्रुप अलग अलग हैं। तो तुमने कहा हाँ एसिटल्डिहाइड जैसे ही लग रहा है सर, कि एसिटल्डिहाइड इसके कभी फादर रहे थे, ये उनका बच्चा है, ऑक्सिम के साथ जुड़ गया, एसिटल्डिहाइड ऑक्सिम हो गया, तो दो ग्रुप्स आर डिफरेंट। तो तुमने कहा एसिटल्डिहाइड देगा, दोनों ग्रुप अलग अलग हैं उसके, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद तुमने कहा एसीटोन ऑक्सिम, एसीटोन ऑक्सिम मतलब भाई एसीटोन जैसा ऑक्सिम बनाना है, तो ये तुम्हारा एसीटोन का मतलब होता है CH3CO CH3 इसके पेरेंट्स रहे होंगे और वो उड़ गया, तुमने कहा हाँ इसी को बोलते हैं एसीटोन ऑक्सिम, बोला ये नहीं दे पाएगा, दोनों सेम हो गए। फिर उसके बाद एक सक्सिनिक एसिड में चाहता हूँ आप पकड़ के रखो, आगे ऑर्गेनिक में भी काम आता है, जो आपने पीछे मैलिक एसिड में पढ़ा था ठीक वैसा ही बनाना होता है, बस वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बनाया था डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। और इसको याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, S फॉर सक्सिनिक एसिड, S फॉर सिंगल बॉन्ड, क्या बोलना, S फॉर सक्सिनिक एसिड, S फॉर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना, और M फॉर मैलिक एसिड, M फॉर मल्टीपल बॉन्ड। ये जो पीछे था ये मैलिक एसिड, तो M फॉर मैलिक एसिड, M फॉर मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड था, तो मैलिक एसिड में मल्टीपल बॉन्ड वाला था, ठीक है ना, और सक्सिनिक में वैसा का वैसे ही बना के सिंगल बॉन्ड कर देना। सिंगल करोगे तो वैलेंसी फ्री होगी, वैलेंसी फ्री होगी तो H लगाओगे, H लगा देना उठा के। तो हमने कहा चलो ठीक है ऐसा कर लेंगे भाई, क्या बोलते हो, सही है ये। चलिए अब तुमने कहा सर सी डबल बॉन्ड सी तो है ही नहीं कहीं, नहीं है तो फिर मना करो कि यानी यहाँ तो सी डबल बॉन्ड सी ही नहीं है, पहली ही शर्त नहीं है यहाँ पर। फिर बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम, बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम मतलब आप बेंजल्डिहाइड के जैसा बनाओ, कैसा होता है बेंजल्डिहाइड, PHCHO होता है, बस O ना बना के ऑक्सिम कर दो उसको, क्योंकि उसके पेरेंट्स होंगे उसमें O होगा, अब वो पेरेंट्स तो रिएक्शन करके भाई O निकल जाता है ना, तो वैसा जो पीछे बता रहा था मैं, तो बेंजल्डिहाइड ऑक्सिम ऐसा बनता है, ठीक है। हो सकता है इनका नाम ना देके वो आपको चेहरा बना के देगा, अभी तक तो चेहरे बना के दिए उसने, ठीक है। चलिए दो डिफरेंट है ना भाई, यहाँ तो देखने की जरूरत नहीं है, तो डिफरेंट हो गई ना, LP और ये थोड़ी शक्ल मैच करेगी यार कभी, ग्रुप की और LP की तो अलग हो ना, इस C पे चेक कर लिया अगर बस, तुमने कहा हाँ यार सर ये दे देगा, ठीक है। अब इथाइलिन डाइक्लोराइड, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था जब मैं नोमेनक्लेचर की बना रहा था कि इथाइलिन वगैरह से ज़रा ठीक रहा करो, इथाइलिन जो है इस ग्रुप को बोलते हैं, वैसे अकेला इथाइलिन तो डबल बॉन्ड वाला कहलाता है, ये इथीन को इथाइलिन बोलते हैं, लेकिन जब नाम आगे बढ़ता है कि इथाइलिन के आगे भी सर कुछ लिखा है
तो आप उसका डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स हो गए डबल बॉन्ड वाले। अब उसी को तोड़ते हैं डबल बॉन्ड को, ठीक है ना, और ये बॉन्ड फ्री होते हैं तो डाइक्लोराइड लगता है, तो ये बनता है इथाइलिन डाइक्लोराइड। अब तुमने कहा डबल बॉन्ड तो है ही नहीं सर, शर्तें ही नहीं है, तो कहाँ से दिखाएगा। अब हमने कहा ठीक है। अब आया है भैया स्पेशल केस, आयो रे आयो, स्पेशल केस आयो, चलिए आयो रे भैया स्पेशल केस। क्यूमुलेटिव ऑड इन यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। क्रॉस मैंने इसलिए नहीं मारा है कि ये देगा नहीं, मैंने इसलिए मारा है कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तुमने कहा इंपॉर्टेंट नहीं है तो सर इस समय क्यों पढ़ा रहे हो आप। एक्चुअल में ये जो क्यूमुलेटिव जो ईन्स यहाँ मैं पढ़ाऊंगा ना ऑड ईन्स, उसके चक्कर में जो अभी ऑप्टिकल आने वाला है, ऑप्टिकल में क्यूमुलेटिव का केस इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो ऑप्टिकल का पूरा बेस क्या पूरी स्टोरी खोल के रख देगा, ऐसा है। तो इसलिए यहाँ नहीं भी पढ़ा था, फिर मेरे को ऑप्टिकल में पढ़ाना पड़ता था। मैं कहा यहाँ भी देख लो, पहले आते थे यहाँ से क्वेश्चन। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है लगातार। क्या होता है क्यूमुलेटिव का? लगातार। ऑड ईन्स का मतलब होता है ऐसे ईन्स आप लगाएं जहाँ पे ऑड नंबर हो, मतलब आप 2 नहीं लगा सकते, वो इवन है तो 3 लगा दिए या 1 लगा दिया। इतनी देर से 1 पे तो पढ़ ही रहे थे, तो बोलते हैं 1, 3, 5, 7 ऐसे, ठीक है, ईन्स दे देते हैं। किसी ने बोला है क्यों दे देते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हो, इसके लिए क्या चाहिए होती है? प्लेनैरिटी। क्यों चाहिए होती है प्लेनैरिटी? आप शर्तों के हिसाब से देख लो। शर्तें क्या बोलती है? क्या बोलती है शर्तें? कि भाई सी डबल बॉन्ड सी होना चाहिए ना, और सी डबल बॉन्ड सी मतलब क्या? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या? प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हो ना। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकल का खेल प्लेनैरिटी में चलता है। तुमने कहा हाँ सही बात है, क्योंकि सी डबल बॉन्ड सी होता है तो ऑब्वियस ही बात है। अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पे प्लेनैरिटी बोलते तभी मेंटेन रहेगी जब ऑड इन होगा। तुमने कहा क्यों ऐसा? बोलते हैं उसका रीज़न है, ये जब पाई से रीज़न समझाते हैं, जो पाई बॉन्ड है ना, बोलते हैं ये मान लो पी एक्स है फॉर एग्जांपल। तुमने कहा ठीक है, पी एक्स जब ओवरलैप करते हैं तो पाई बनता है। तुमने कहा ठीक है ना भाई, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है ना। अब लेकिन ये जो दूसरा पाई बना रहा है सेम कार्बन, ये बीच वाला भाई, इसने पीछे भी बनाया पाई, अभी आगे भी बना रहा है, तो इसने कहा मेरा पीछे पी एक्स यूज़ हो गया तो मैं यार अपना पी वाई यूज़ कर लेता हूँ। तो तुमने कहा कर लो चलो, तो इसने अपना पी वाई यूज़ कर लिया, तो सामने वाले को भी पी वाई यूज़ करना पड़ेगा। तो तुमने कहा ठीक है चलो ये पी वाई हो गया। अब फिर ये कार्बन ने कहा मेरे को तो अभी आगे भी स्टोरी कंटिन्यू करनी है। तुमने कहा हाँ, क्योंकि मेरे को आगे भी पाई बनाना है, तो पीछे वाला पाई था, तो पीछे वाले के साथ तो मेरा कौन इन्वॉल्व हो गया? वाई, तो मेरा आगे वाले के साथ एक्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो ये आगे फिर एक्स इन्वॉल्व हो गया, फिर से पी एक्स, मतलब बोलते हैं ना भाई, वो बोलते ना सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते, बस वही यहाँ पर है। पी एक्स से शुरू किया था, पी वाई इसने अपना प्लेन चेंज किया था, लेकिन दोबारा किस पे आ गया? पी एक्स पे। तो भैया अगर कुछ ऐसा होता है, जैसे वो किताब होती है, किताब बंद है पहले सेम प्लेन पे है, फिर किताब खोल दी तो प्लेन चेंज हुआ, फिर किताब बंद कर दी तो सेम प्लेन पे आ गई। तो यहाँ किताब बंद थी, फिर खुली, फिर बंद हो गई, तो फाइनली किताब वापस बंद हो चुकी है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो प्लेनर है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे चेक करते हैं। तो हमने कहा अच्छा ऐसे चेक किया है, और इसीलिए बोलते हैं क्यूमुलेटिव ऑड ईन्स वाले। मान लो ऑड नहीं होता, मान लो ये वाला नहीं होता भाई, ऑड नहीं होता, इवन होता, तो क्या होता है? ये नॉन प्लेनर हो जाता। क्यों? एक पी एक्स होता और ये अपने आगे वाले के साथ पी वाई बनाता। तुमने कहा पी एक्स, ये पी वाई, तुमने कहा यार ये तो नॉन प्लेनर है, ये अलग प्लेन, ये अलग प्लेन, भाई एक पी एक्स पी वाई, स्टोरी दो सुनाई दे रही ना। लेकिन वापस पी एक्स हो जाए तो भाई बीच वाला तो वो सैंडविच कर दो, उसको खत्म करो, वापस से प्लेनरिटी आ जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑड ईन्स चाहिए होते हैं कि दोबारा प्लेनरिटी आ जाए, है ना। ये इवन ईन्स में तो प्लेनरिटी खत्म हो जाती है, फिर ऑड ईन आता है तो प्लेनरिटी आ जाती है, ठीक है ना। ये तो हमने कहा चलो ठीक है। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया होगा पता है? इसका मतलब ये समझ में आया कि जो इवन वाले हैं वो ऑप्टिकल देने वाले हैं, क्योंकि ऑप्टिकल में नॉन प्लेनर की बात करेंगे, ऐसा है, ठीक है। चलिए डबल बॉन्ड आउटसाइड द साइकिल। भैया देखो डबल बॉन्ड आउटसाइड द साइकिल में क्या होता है, इसमें बड़ा ध्यान से सुन लेना भाई। डबल बॉन्ड आउटसाइड द साइकिल वाला केस तो इतना दिक्कत नहीं करेगा, इनसाइड द साइकिल वाला दिक्कत करेगा। आउटसाइड द साइकिल वाले में क्या होता है भाई, आप भाई सी डबल बॉन्ड सी जिधर है उसके इर्द गिर्द देखो। तुमने कहा ये तो हम देख पा रहे हैं सर, ये नहीं देख पा रहे, इसको रिंग को फाड़ देना बीच में से। भाई आपको लगता है ना कि यार सर ये आपने जो बनाया है, ये इस वाले को मैं क्या करूं भाई, ये तो चलो ये CH3 और H है, अलग अलग है,
तो हमने कहा सर इस वाले को क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं, और पीछे मैंने एक ग्रुप बना के ऊपर एक ऐसा भी दिया था ये। तो मैंने कहा इसको कुछ मत करो, इसके इर्द गिर्द सब जुड़ा हुआ है ना, इसको फाड़ दो बीच में से, तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाले में एक CH3 ग्रुप आ रहा है एक्स्ट्रा, जबकि नीचे वाले में नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये अलग है और ये अलग है, अलग अलग है तो ये देगा, ऐसा है। तो हमने कहा देगा भाई ऐसा, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड से आज भी देखो साइकिल आ जाती है, बहराया मत करो, इर्द गिर्द देखना है आपको। तो हमने कहा देखा, तो तुमने कहा यार यहाँ पे जब इसको फाड़ूंगा मैं तो ऊपर वाला जो है और जो नीचे वाला है वो डिफरेंट है, और अगर फाड़ना नहीं है तो आप ऐसे करके चेन कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे इस कार्बन के लिए हम बोलेंगे सी डबल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, और इसके लिए बोलेंगे सी सिंगल बॉन्ड सी, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे ना, तो आप बोलोगे यहाँ पहले डबल आ रहा है लेकिन यहाँ पहले सिंगल आ रहा है, मतलब दोनों डिफरेंट है, और डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, और यहाँ फाड़ के देख लो तो भी समझ में आ जाएगा डिफरेंट है, आपको GI मिल जाएगा। मतलब आपको डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखना है, घबराना नहीं है, ठीक है। फिर आपका ये आया, तुमने फिर डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द देखा, तुमने कहा इस बार सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, ये पूरा राउंड घुमा दिया, और इधर से भी पूरा राउंड घुमा दिया, तुमने कहा एक ही आ रहा है, फाड़ के देख लो तो भी सेम ही आ रहा है पूरा, तो तुमने कहा यार यहाँ अलग है लेकिन यहाँ सेम है इसलिए नहीं मिलेगा, यहाँ सेम है। आया समझ में, ठीक है। चलिए फिर यहाँ देखो सी डबल बॉन्ड सी, फिर ये तुम्हें लगेगा डिफरेंट है, उल्लू बना दिया, ये तो चलो डिफरेंट है ही क्योंकि ये अपर हाफ और लोअर हाफ अलग अलग है। आप चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो भाई, सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है, सिंगल बॉन्ड सी, और ऊपर ब्रांच निकली है, फिर सी सी सी, फिर नीचे से आओगे सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, सी बाद में ब्रांच है, तो यहाँ ब्रांच पहले आ गई, यहाँ बाद में आई, इसका मतलब अलग अलग है। और फाड़ के देख लो, या तो यहाँ पर हाफ लोअर हाफ फाड़ दो बीच में से, तो अलग अलग दिख रहा है। तुमने कहा दिख तो रहा है अलग अलग, तो सी डबल बॉन्ड सी के इर्द गिर्द देखा तो यहाँ अलग है, तुम्हें लगता है यहाँ भी अलग है, तो उल्लू बन गए यहाँ पर। ये दोनों एक ही चीज़ है, मिथाइल एमी लिखो या CH3 लिखो, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो एक बार एमी लिख दिया, एक बार CH3 लिख दिया, आपको लगता है अलग अलग है, सेम है। ऐसे ET के ऊपर कर सकता है, ET लिख सकता है और C2H5 लिख सकता है, एक ही है दोनों, ठीक है, ऐसा है। चलिए अब अपन देखते हैं डबल बॉन्ड प्रेजेंट इनसाइड द साइकिल। ये है घमासान बच्चों। इसमें क्या करना है अपन को, देखो घमासान ये है इसमें कि जब डबल बॉन्ड इनसाइड द साइकिल आता है तो सतर्क रहना यार, इनसाइड द साइकिल में, ठीक है ना। इनसाइड द साइकिल वाले में क्या होता है, उनका एक मांग है उसकी, मतलब मांग इसलिए क्योंकि बोला इसके अलावा काम ही नहीं हो पाएगा, कि भैया आपके पास 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन अगर हैं, फिर कह रहा हूँ 8 या 8 से ज़्यादा कार्बन है तो आप तैयार रहो कि भैया हाँ आपको मिल जाएगा क्या, GI देखने को। तुमने कहा क्यों 8 या 8 से ज़्यादा क्यों, मैं बोलता हूँ चलो 8 से कम कर देते हैं, 6 कार्बन 4 कार्बन ऐसे कर लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, बोला ये रहे ये 4 कार्बन है, तुमने कहा ये इसको अगर सिस ट्रांस बोलोगे तो क्या बोलोगे भाई, जैसे GI है ये है ना, H अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, तुमने कहा हाँ अलग अलग है, तो आपने देख के बोला ये अलग और ये साइकिल का एक पार्ट है, ये अलग ये साइकिल का एक पार्ट है। लेकिन तुम देखना ये एक सिस फॉर्म है, आप जिंदगी में कभी इससे ट्रांस नहीं बना सकते, और GI सिस और ट्रांस जो है ज्योमेट्रिकल की ही देन है। ये जो तुम सिस ट्रांस पढ़ते हो ना वो ज्योमेट्रिकल की ही देन है भाई, और ज्योमेट्रिकल की देन है इसका मतलब ये है कि भैया आप देखो इसके इधर ग्रुप है इधर ग्रुप है, तो आप इसको किस में गिनोगे, सिस में। अब तुम इस डबल बॉन्ड को कहीं भी पलटा दो, तुम्हें ये ट्रांस कभी बता ही नहीं सकता, बोलो मैं हमेशा ही सिस बताऊंगा। अब ये ग्रुप नीचे, भाई क्या होता है ग्रुप कैसे देखता है, सीनियोरिटी वाइज। जैसे मैं आपको बोलूँ इसका एक ग्रुप C है और एक ग्रुप H है, इसका एक H है एक C है, तो सीनियोरिटी एटॉमिक नंबर से देखी जाती है, जो अभी थोड़ी देर में फिर आने भी वाला है। तो दोनों में नीचे की तरफ तुमने कहा एटॉमिक नंबर 6 6 1 1, दोनों में इधर की तरफ तो भाई सेम एरो जाते हैं, तो क्या बोलते हैं सिस। सिस का मतलब यही होता है ना, सेम एरो जा रहा है। तो आपने कहा हाँ यार आपका सेम ग्रुप सेम साइड है, अब हमने कहा सिस है, तो ऐसा होता है। तो तुमने कहा यार ये तो सिस 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 ही बनेगा, ये प्रॉब्लम है। बोला 8 से नीचे की जब आप बात करोगे ना आपको ट्रांस मिलेगा ही नहीं, सब सिस सिस मिलेगा, लेकिन 8 में मिल जाएगा, 8 या 8 से ज़्यादा में मिल जाएगा। बोला देखो ये 8 से ज़्यादा हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे होगा, ठीक है ना ऐसा। तो आपने देखा, इसको देखो हाईलाइट करो जरा डबल बॉन्ड को, आपको दिखेगा कि C डबल बॉन्ड C के इर्द गिर्द चलो देखते हैं। तो हमने देखा तो इधर और इधर कार्बन आ रहा है एटॉमिक नंबर 6 वाला, है ना, ये तो हाइड्रोजन हुआ है।
तो तुमने कहा हाँ यार सर ये सिस फॉर्म है, बिल्कुल सही है, एक तरफ ही आ रहा है ना, ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाला। अब लेकिन आप इसको देखिए, इस वाले को जब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो कार्बन है उसके नीचे 6 आ रहा है और यहाँ ऊपर 6 आ रहा है। आप देखो अच्छे से देखना कि यहाँ नीचे आ रहा है 6 मतलब एटॉमिक नंबर 6 और यहाँ ऊपर आ रहा है एटॉमिक नंबर 6। तो तुमने कहे तो अपोजिट हुआ, अपोजिट को ही तो यहाँ ट्रांस बोला है। अच्छे से देखो भाई, इतना इतना तुम क्या पूरा देखते हो इसलिए समझ में नहीं आता। ये ट्रांसफर सेक्शन ऐसा बन गया, देखो ऐसा, तो इसको तो ट्रांस बोलते ही है ना बच्चों। और ये जो है ये सिस हो जाएगा। ये ट्रांसफर सेक्शन देखो, ये ऐसा दिख रहा है सिस, ये ऐसा दिख रहा है ट्रांस। तुमने कहा ऊपर और नीचे पिंक वाली लाइन देखो, तुमने कहा अच्छा ऐसा देखते हैं, ऐसा है। तो जब भी आप ऐसा देखो ना कि आपके पास 8 या 8 से ज़्यादा है तो सीधे बोल देना जीआई देगा, क्योंकि वो तो यही पूछेगा कि भाई जीआई। और इनके अब थोड़े से चांसेस थोड़ा गिरने लग गए, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं ले सकते अपन, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसमें बहुत संयम रख के पढ़ा रहा हूँ कि कुछ भी एक्स्ट्रा बाहर ना निकले। क्या कुछ भी मतलब अपन लोग एक्स्ट्रा ना बोल, क्योंकि क्या होता है जीओसी वीओसी ऐसा टॉपिक है, टीचर के मुंह से मतलब अपनी भावनाएं संभाल नहीं पाते वो, और भावनाएं संभाल नहीं पाते तो थोड़ा ज़्यादा निकल जाता है, जबकि वो है ही नहीं आपके कोर्स में, लेकिन वो निकल जाता है बस अंदर से, है ना, भावनाओं में बहकर निकल जाता है। तो भैया वो वाला अपन ने भावनाओं को थोड़ा दबा के रखा है और बिल्कुल एग्जैक्ट तुम्हारे एग्जाम में जो जो आता है वही बता रहा हूँ। हाँ ये वाला पार्ट थोड़ा सा डिम है अभी, ये वाला हो गया ये साइकिल वाला, लेकिन उसको मना नहीं कर सकते, वो इसलिए क्योंकि बहुत क्लियर मैं बता रहा हूँ ये वाले क्वेश्चंस मतलब जीआई के बहुत फेमस, जीआई के और भी हो सकते थे, मैंने वो हटा दिए भाई। जीआई और भी हम पहले और एक्स्ट्रा सब पढ़ाते थे, वो सब हटा दिए, लेकिन ये वो हैं जो आ सकते हैं भाई, तो इसलिए वो पूरा वो बताया जा रहा है, ठीक है। और पूरा एनसीईआरटी का ही बता रहा हूँ मैं आपको, बता दूँ क्लियर, ठीक है ना। ऐसा है, सिर्फ एक आध ही ऐसा एक्स्ट्रा पोर्शन है भाई, एक आध इसलिए क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ ये वही है कि इसमें जो है थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, हाँ पॉसिबिलिटी है इधर, इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपने क्या देखा पीछे, आपने देखा सर, आपने बताया डबल बॉन्ड भी, मतलब डबल बॉन्ड जो है एक इनसाइड द साइकिल बताया, उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, और आउटसाइड द साइकिल जो बताया उसमें आपको शर्तें क्या फॉलो करनी पड़ेगी। आउटसाइड द साइकिल में 8 कार्बन या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। इनसाइड द साइकिल में ऐसा कुछ नहीं है, बस ग्रुप चेक करते हो कि यार वो जो ग्रुप है वो डिफरेंट होने चाहिए, बस इतना ही। जैसा बाकी जगह चेक करते आए हो ना वैसे ही यहाँ भी चेक करते हैं। तो मतलब बस साइकिल है, बाकी है कुछ भी नहीं है भाई, साइकिल है लेकिन है कुछ भी नहीं वहाँ पर इनसाइड वाले में। आउटसाइड वाले में सॉरी, आउटसाइड वाले में वो गलती हो गई, सॉरी इधर उधर हो गया। देखो आउटसाइड वाले में 8, ओके, पहले मैंने आपको आउटसाइड पढ़ाया ना और लिख बाद में दिया आउटसाइड, इसलिए गड़बड़ हो गई। आउटसाइड द साइकिल वाले में ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए और इनसाइड द साइकिल वालों में 8 कार्बन, है ना, डबल बॉन्ड इनसाइड द साइकिल, ठीक है, इनसाइड। अभी देखो पीछे वापस बताया था, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, आराम से। ये देखो डबल बॉन्ड इनसाइड द साइकिल, जब साइकिल के अंदर होता है डबल बॉन्ड तो शर्तें होती है 8 या 8 से ज़्यादा इनसाइड वालों में, है ना। आउटसाइड वालों में तो वो नॉर्मली केस है, सही बताऊँ, बस वो साइकिल देख के जो है आपको दिक्कत होती है तो साइकिल को फाड़ दो ऐसे बीच में से, तो अपर हाफ लोअर हाफ देख लो, फाड़ दो बीच में से, अपर हाफ लोअर हाफ देख लो, सिंपल है, ऐसा है। तो आउटसाइड द साइकिल मतलब ये होता है, देखो साइकिल के बाहर डबल बॉन्ड है तो वो नॉर्मल केस ही है, मैं फिर बोल रहा हूँ वो नॉर्मल केस ही है। इनसाइड द साइकिल वाला चेक करो, वो थोड़ा अजीब सा केस होता है। तो इनसाइड द साइकिल वाले में 8 या 8 से ज़्यादा, ठीक है ना, ऐसा। चलिए अगर साइकिल में ये वाला जो केस है ये भी थोड़ा, बस इसमें 2 ही चीज़ है जो मैं एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा इन द सेंस क्योंकि आ सकती है इसलिए बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं, क्योंकि नॉर्मली क्या है अब होता है एक नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालना, वो सब नंबर ऑफ आइसोमर्स जितने बिना भाव मतलब बोलते हैं ना भावुक होके और बिना किसी एक दायरे के हम लोग पढ़ाते जाते हैं, वो सब तुम्हें नहीं है अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। नीट वाले में नंबर ऑफ आइसोमर्स कुछ स्पेसिफिक केसेस में पूछे गए, लेकिन अपन जो ऐसे पढ़ा देते हैं ना कुछ भी, वो सारे कुछ भी नहीं है नंबर ऑफ आइसोमर्स, किसी फॉर्मूले को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी में 2-4 क्वेश्चन ही दिए हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स पे, बस वही करना है आपको, बाकी ये सारी कहानियाँ चलेगी, कौन जीआई देता है कौन नहीं देता है वो सब चलेगा, ठीक है ना। चलिए अब ये बड़ा अजीब सा, सबसे अजीब पॉइंट ये लगता है, सबसे अजीब
अजीब तुम लोग के लिए, वाला तुम भूल जाते हो, परेशान हो जाते हो, अरे सर क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। अगर कोई ज़्यादा परेशान होना तो इस पॉइंट को वो छोड़ सकता है, बिल्कुल हैरान परेशान नहीं होना, ज़्यादा बारूद खर्च नहीं करना अपना। फिर भी सुन लो क्या बोला है मैंने, 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, ऐसे ही पकड़ना है, मतलब स्लोगन बना लो, 2 sp3 एटलीस्ट, कम से कम। अब 3 हो sp3 तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2 sp3। अब यार एक्सेप्ट देखो, स्पेशल केस का मतलब होता है, अब आप वो सब भूल जाओ, अरे सर वो आपने तो कहा था डबल बॉन्ड होना चाहिए यहाँ, तो मैंने कहा ना। अब आ गई बात कि भैया ये साइकिल की कहानी, पहली बात ये भी साइकिल की कहानी, ये कोई ओपन चेन की कहानी नहीं है, है ना, साइकिल की कहानी है ये, उस साइकिल की, यहाँ लिखा भी है, उस साइकिल की कहानी में आप देखना, अगर सिंगल बॉन्ड भी है तो ऐसे मत बोलना बाहर से ही कि हटाओ सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला तो जीआई देता ही नहीं। हाँ नहीं देता है, वो सही है, 99.99% केसेस डबल बॉन्ड वाले देते हैं, 0.01% केस सिंगल बॉन्ड वाले हैं। उसमें एक चीज़ चेक कर लेना है, ऐसे बाहर से ही लात नहीं मार देना है कि यार कार्बन अपने पहले तो sp3 हाइब्रिडाइज होने चाहिए 2 कम से कम, तुमने कहा ये है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के कार्बन sp3 होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया था। और इन पे 2 ग्रुप ही, अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, इन पे जो 2 ग्रुप है वो चेक कर लेना, वो 2 डिफरेंट होने चाहिए, मतलब बोलना 2 sp3 2 डिफरेंट, ऐसे स्लोगन बना लो, 2 sp3, तुमने कहा ठीक है sp3 तो ये भी है, लेकिन यहाँ पे HH है, तो यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप नहीं है ना, लेकिन यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप का होना क्या दे देगा, GI। फिर ये देखो ये कार्बन, तुमने कहा वही क्या है, सिंगल बॉन्डेड है ना, तो sp3 हुए ना, तो 2 sp3, तुमने कहा हाँ ठीक है, और 2 डिफरेंट ग्रुप, देखो OH, ये डिफरेंट ग्रुप है ना नीचे, फिर ये OH, और ये जो नीचे ग्रुप है ये डिफरेंट है, तो तुमने कहा हाँ यार, तो कार्बन के ऊपर 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, अगर ऐसा है तो वो दे देगा, ये 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, ये डिफरेंट है। अब sp3 10 हो जाए भले भाई, 2 नहीं हो, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 10, उससे कोई मतलब नहीं है, 2 कम से कम होने चाहिए और 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। तुमने कहा 2 डिफरेंट ग्रुप है, 2 sp3, तो 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, बात खत्म, सीधे स्लोगन मारो, 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप। यहाँ पे आप देखिए क्या sp3 बहुत सारे हैं, ये भी sp3 है, ये भी sp3, ये भी sp3 है, लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप वाला इसमें सिर्फ एक ही है, जबकि मैंने क्या बोला था, 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। ये डिफरेंट ग्रुप वाले यहाँ पर 2 आपको मिल ही नहीं रहे, सिर्फ एक ही है डिफरेंट ग्रुप वाला, वो ये वाला केस है, ठीक है ना। जबकि क्या शर्तें हैं, 2 sp3 कम से कम मिल जाए, तो sp3 तो हमें खूब सारे मिल रहे, लेकिन किसके साथ, 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ, 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, तो 2 डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन नहीं, मतलब 2 डिफरेंट ग्रुप तो है, लेकिन 2 होने चाहिए भाई, 2 sp3 और 2 डिफरेंट ग्रुप जो है वो कितने होने चाहिए, 2 लोगों में, ये ऐसा है, जैसे यहाँ है ना भाई, 2 का फिगर चल रहा है, 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप, कितनी बार, 2 बार, ऐसा है, तो 2 sp3 2 डिफरेंट ग्रुप के साथ होना चाहिए, ऐसा है, ठीक है। आप इस 2 को कॉमन भी कर सकते हो, ऐसा है कि 2 sp3 ब्रैकेट लगा दिया, 2 डिफरेंट ग्रुप 2 बार, है ना, तो 2 sp3, तो sp3 तो खूब है, लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप वाला एक ही बार है, दूसरी बार नहीं है, जबकि बाकी सब जगह 2 बार है, बाकी सब जगह 2 बार है ना, तो यहाँ पे नहीं आएगा। लेकिन किसी को ज़्यादा दिक्कत हो तो वो ये पॉइंट छोड़ देना भाई, बिल्कुल छोड़ देना, ये पॉइंट आखिरी पॉइंट है और ख़त्म ये ज्योमेट्रिकल। सिन और एंटी वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, तो बोलते हैं सिन और एंटी वर्ड जो है वो ऑक्सिम के लिए यूज़ होता है। ऑक्सिम के लिए स्पेशली एक क्वेश्चन आता है, वो सवाल ये है, क्या सवाल है, ये देखिए, सवाल ये है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, हाँ ये देखिए, ठीक है, चलिए ये देखो सवाल ये है, ये हटा दें कि यार आपका ये जो सिन एंटी की कहानी है ये किस में लागू होती है, तो हमने कहा सर हमने तो सिस ट्रांस सुना था, ये क्या है सिन एंटी, तो ये जो सिन एंटी की कहानी है ये ऑक्सिम में लागू होती है। बोलते हैं ऑक्सिम में सिस ट्रांस नहीं चलता, क्या नहीं चलता, ऑक्सिम में सिस ट्रांस नहीं चलता, ऑक्सिम में क्या चलता है, सिन एंटी। स्पेशली पूछेगा कि आपको ये ज्ञान है कि नहीं है, फिर बोल रहा हूँ भूल जाते बच्चे, ये फिर कह रहा हूँ बच्चे भूल जाते हैं इसको, उसको जरा पकड़ के चलना कि भैया सिन एंटी जो है वो ऑक्सिम में चलता है, ठीक है ना, ऑक्सिम में सिस ट्रांस नहीं, बाकी सब पूरा इतना जीआई पढ़ लिया, सब में सिस ट्रांस सिस ट्रांस सिस ट्रांस, ऑक्सिम में नहीं लगा सकते आप, ऑक्सिम में सिन एंटी चलता है। और सिन एंटी बोला कभी अगर, वैसे इतना अंदर नहीं जाएगा वो,
ठीक है, लेकिन शायद अपन रिस्क यहाँ तक नहीं ले सकते, इसलिए आपको कर लेना चाहिए। HOH देखते हैं सब। अच्छा, अपने मन में होता है HOH पानी सुना था सर बाकी जगह, तो हाँ बस ऐसे ही समझ लो, जब पानी जैसा हमारा दिखता है ग्रुप HOH अगर सेम साइड दिखता है तो बोलना सिन, सिन का मतलब यहाँ सेम ही है। तो अगर सेम साइड दिखता है HOH सिन, और अगर अपोजिट साइड दिखता है तो एंटी। नाम भी ऐसे ही है, अलग ही दिख रहा है। एंटी मतलब क्या भाई, अपोजिट, अपोज करने वाला एंटी, और सिन मतलब सेम। तो बस HOH देखना कि HOH सेम साइड है तो सिन, HOH डिफरेंट। तुमने कहा मान लो सर HOH हुआ ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल किसी ने सवाल उठा दिया, सर मान लो HOH हुआ ही नहीं, ठीक है ना। इस बार मान लो भाई दूसरा जो ग्रुप है कोई और है, ये जैसे ये लगा दिया मैंने, तुमने कहा H तो है ही नहीं, अब क्या करेंगे, पहले तो आपने कहा था HOH देख लो हो जाएगा, HOH देख के चलो हो गया, मान लिया, सिन एंटी बता दिया। मान लो H ग्रुप ही नहीं है तो समझ लो केस और आसान हो गया। कैसे, OH जिसकी तरफ होता है तो आप उसको बोलोगे सिन फिनाइल, OH की तरफ है ना फिनाइल तो सिन फिनाइल, तुमने कहा ठीक है। और एंटी मिथाइल, ये दिख रहा है अपोजिट में है तो एंटी, अरे तुमने कहा मतलब OH को देख के बता दें, यस। तो फिर उसमें पर्टिकुलर सिन या एंटी नाम नहीं आएगा, फिर वो पूरा एक नाम बनेगा, सिन फिनाइल एंटी मिथाइल। सिन मतलब सेम साइड पे है OH के फिनाइल, और अपोजिट साइड पे है CH3, तो OH को आधार बना के काम करेंगे कि OH के सेम साइड पे है तो सिन फिनाइल एंटी मिथाइल। तुमने कहा ये तो और आसान है, लेकिन जब एक लफ्ज में बोलना होता है ना सिन या एंटी, तो ये नियम पता होना चाहिए कि HOH के केस में एक लफ्ज में बोलना होता है, और वो अगर डिफरेंट साइड है तो एंटी, सेम साइड है तो सिन, है ना। HOH से पकड़ लेना, सिंपल। और ध्यान रखना वो पूछेगा ऑक्सिम में किस में सिस ट्रांस यूज नहीं होता, तो बोलना ऑक्सिम में नहीं होता। चलिए, तो यहाँ पर अपन लोग एंड करते हैं पार्ट 1 का, ठीक है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको क्या है फिर दिमाग खराब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट पार्ट को अपन एंड करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल तक अपन लोग फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ऑप्टिकल से अपन लोग उठाते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है ना। तो बस इसके बाद अपना ऑप्टिकल हो जाएगा सेकेंड पार्ट में, और अपना बढ़िया आप उसको देख लेना। भले अब आपकी मर्जी है, मैंने तो पार्ट्स में तोड़ दिया, आपको कंटिन्यूएशन में देखना है तो आप कंटिन्यूएशन में देख लेना, पार्ट 1 खत्म करके जल्दी से पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना सुना अच्छे से। मेरे को उम्मीद है कि आपने अगर अच्छे से सुना है तो आपको ये आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ईजी लफ्ज़ों में आपके सामने बात करता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।